वेलकम टू FNN क्लासेस 7th क्लास। कैसे हैं आप सब? देखिए बेटा, अब आपका जो है ऐसे सेकंड का 5th चैप्टर है ये, यानी 2 चैप्टर आपके हिस्ट्री के हो गए और एक सिविक्स का हो गया है और एक ज्योग्राफी का भी हो गया है ना। तो 4 चैप्टर्स आपके हो गए हैं। 5th चैप्टर हम करने जा रहे हैं, यानी ज्योग्राफी का आपका चैप्टर है। चैप्टर का नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है बेटा। यानी मानव वातावरण, सेटलमेंट बोलते हैं यानी जहाँ पर लोग रहते हैं। ठीक है। ट्रांसपोर्ट यानी जब हम सफ़र करते हैं या सामान वगैरह एक जगह दूसरी जगह था, उसे ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब यानी बातचीत, बातचीत के जरिए बातचीत किस तरह हम करते हैं। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक है। फर्स्ट हेडिंग है आपकी ह्यूमन सेटलमेंट। सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। अर्ली ह्यूमन बीइंग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स. When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent home. The settlements grew near the river valleys as water was available and land was fertile. तो अब कह रहे हैं सेटलमेंट जो है वो जगह होती हैं जहाँ पर लोग अपने घर बनाते हैं, है ना। तो जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, अर्ली ह्यूमन बींग्स यानी वो आदि मानव जो थे, तो वो पेड़ों पर रहते थे या फिर गुफाओं में रहा करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना शुरू कर दी तो इसके लिए ये ज़रूरी हो गया कि वो क्या करें, एक परमानेंट होम बना लें अपना, यानी एक ऐसा घर बना लें कि वो परमानेंटली वहीं पर ही रहें, जगह जगह बार बार चेंज ना करें जगह को, है ना। द सेटलमेंट्स कह रहे हैं कि सेटलमेंट ज़्यादातर कहाँ पर उभरी, कहाँ पर ज़्यादा फैलाव हुआ उनका, रिवर वैलीज़ के आसपास, यानी जहाँ पर जो है नदियाँ थी वहाँ पर ज़्यादातर जो है सेटलमेंट्स का फैलाव हुआ, ज़्यादातर वहीं पर ही वो ग्रो हुई। और जहाँ की ज़मीन भी कैसी थी, फर्टाइल थी। क्योंकि देखिए बेटा, जब भी इंसान कहीं रहता है तो वो ध्यान रखता है कि पानी सबसे पहले अवेलेबल होना चाहिए, है ना। तो जहाँ पानी अवेलेबल होगा तो वहाँ पर ये श्योरिटी होती है कि यहाँ की जो ज़मीन है वो भी फर्टाइल होगी। तो जब ज़मीन फर्टाइल होगी, पानी अवेलेबल होगा, तो वो कुछ भी उगा सकता है और कुछ भी वहाँ पर रहकर आराम से खा पी सकता है ना। तो इसलिए जो है ये ज़रूरी है कि कोई भी इंसान, इवन अगर आप पुराने ज़माने की भी देखें और अभी भी देखें, तो जहाँ पर बहुत रेगिस्तान है, बहुत ज़्यादा पहाड़ी एरियाज़ जो होते हैं, तो वहाँ पर जो हमेशा आबादी कम होती है ना। उन एरियाज़ में ज़्यादा आबादी होती है जो प्लेन होते हैं, जहाँ पर पानी अवेलेबल होता है, जहाँ की मिट्टी जो है फर्टाइल होती है, तो वहाँ पर ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। With the development of trade, commerce and manufacturing, human settlements became larger. Settlement flourished and civilization developed near valleys. तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे व्यापार का विकास हुआ, कॉमर्स यानी मतलब पैसों वगैरह का विकास हुआ, यानी और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग का विकास हुआ, यानी जब चीज़ें बनने लगी तो ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो बड़ी बड़ी होती चली गई। यानी पहले क्या था, पहले कुछ लोग इकट्ठे होकर रह रहे थे, लेकिन अब आप देखते हैं अगर आप शहरों की बात करें तो कितना बड़ा एरिया है, इवन अगर छोटा भी एरिया है तो उसमें खूब सारे लोग रहते हैं, है ना। आजकल तो फ्लैट सिस्टम चल रहा है, अपने अपने फ्लैट्स के अंदर बने, यानी उन्होंने एक 25 से 30 गज की फ्लैट की जगह के ऊपर जो है 5 से 6 7 फ्लैट्स बना देते हैं वो, है ना। इतनी मंजिलें बना देते हैं ऊपर ऊपर ऊपर, और जाहिर उन सभी में जो है क्या करते हैं, लोग रहते हैं, है ना। तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो सेटलमेंट्स हैं वो लार्जर हो रही हैं, लार्जर इन द सेंस कि वो पॉपुलेशन में लार्जर हो रही है, लोग ज़्यादा रह रहे हैं। ठीक है। सेटलमेंट फ्लरिश्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर रिवर वैली। से कह रहे हैं सेटलमेंट जो हैं, यानी जो लोग एक जगह रहते थे तो वो फली फूली। ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, सिविलाइजेशन जितनी भी थी यानी सभ्यताएं जो थी वो उनका विकास हुआ, और लेकिन हुआ कहाँ, सब रिवर वैलीज के आसपास, यानी जो नदी घाटियाँ थी उनके आसपास ये सब हुआ। ये पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है। एवरी सेटलमेंट नीड्स अ सोर्स ऑफ वाटर, सो द फर्स्ट सिटीज लाइक दोज ऑफ मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड द इंडस वैली डेवलप नियर रिवर्स वेयर वाटर वॉज अवेलेबल इन प्लेंटी। तो कह रहे हैं कि हर सेटलमेंट जो है उसको ज़रूरी क्या होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पानी, यानी पानी की अवेलेबिलिटी होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो कह रहे हैं जब फर्स्ट सिटीज़ थी, यानी फर्स्ट सिटीज़ यानी जब हम बात करते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की, यानी बहुत पुरानी, एटलीस्ट 5000 ईयर्स पहले की बात है ना, लगभग। तो कह रहे हैं कि वहाँ पर जो मेसोपोटामिया थी, इजिप्ट के अंदर जो सभ्यता थी, ठीक है, इंडस वैली जो सभ्यता थी, तो ये सब जो है कहाँ थी, सब रिवर्स के करीब ही थी, ठीक है, जहाँ पर पानी जो है अच्छी खासी मकदार में अवेलेबल था। Fertile soil and moderate climate encourage agriculture and various economic activities. Such constituents are usually found in plains. Hence, most settlements are located in plains. तो कह रहे हैं कि फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, यानी मिट्टी वहाँ की जो है वो जरखेज़ होनी चाहिए, और इसके अलावा मॉडरेट क्लाइमेट होना चाहिए, यानी बहुत ठंड और बहुत गर्मी नहीं होनी चाहिए, मतलब इतनी ठंड और गर्मी हो कि बर्दाश्त हो जाए, है ना। तो इससे क्या होता है, इससे एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलता है, और इसके अलावा बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी पॉसिबल हो पाती हैं। तो इसी तरीके के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इन सभी की वजह से जो माना जाता है कि कहाँ पर मिलते हैं, ये प्लेन्स में मिलते हैं, यानी जो बिल्कुल मैदानी एरियाज होते हैं। हैंस मोस्ट सेटलमेंट्स आर लोकेटेड इन प्लेन्स। तो कह रहे हैं इसी वजह से जो है ज़्यादा सेटलमेंट जो है वो कहाँ पर मिलती है, प्लेन्स में ही हमें देखने को मिलती हैं। द अलूवियल प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड चाइना फॉर एग्जाम्पल आर क्राउडेड विद सेटलमेंट्स। तो कह रहे हैं जो अलूवियल प्लेन्स है, यानी ये जो है फर्टाइल मिट्टी होती है, अलूवियल टाइप ऑफ सॉइल में आती है ये बेटा।
तो कह रहे हैं कि जहाँ पर अलुवियल प्लेन्स होते हैं इंडिया में भी और चाइना में भी, तो वहीं पर ज़्यादातर क्राउडेड सेटलमेंट्स है, यानी वहीं पर ज़्यादा लोग रहते हैं। Plains also have flat land. This favors the development of means of transport and communication, which encourages trade. The junctions of transport routes are good sites for settlements. तो अभी कह रहे हैं कि इसी की वजह से क्या होता है, इसी की वजह से जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का विकास होता है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का विकास होता है। ठीक है, जहाँ पर लोग होंगे वहीं पर तमाम चीज़ें होंगी, है ना। तो जब ट्रांसपोर्ट का भी कम्युनिकेशन का भी विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ट्रेड को भी बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट रूट्स के अंदर जो जंक्शंस होते हैं, ठीक, यानी जहाँ पर सवारियाँ बनती हैं, जहाँ से सवारियाँ चलती हैं, तो वहाँ पर भी जो है बहुत ज़्यादा लोग जो है रहना पसंद करते हैं, उसके करीब रहना पसंद करते हैं, ताकि आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ज़्यादातर जब लोग घर लेते हैं तो वो सोचते हैं अक्सर कि भाई घर जो है वो रोड के करीब भी होना चाहिए, ताकि हमें आने जाने में प्रॉब्लम ना हो, खुदा न खासा कोई इमरजेंसी हो जाए तो बहुत अंदर से निकल के ना आना पड़े, है ना, इजीली गाड़ी वगैरह भी हमें मिल जाए। द डिज़ाइंस ऑफ हाउसेज इन द सेटलमेंट एंड द मटेरियल्स ऑफ विच दे आर बिल्ट ऑफन डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल कंडीशंस एट द साइट। तो कह रहे हैं कि जो डिज़ाइंस होते हैं घरों के, सेटलमेंट में जो घर होते हैं, किसी भी सेटलमेंट के जो घर होते हैं या उसके जो डिज़ाइंस होते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि वो किस एरिया में है। जिस भी वो एरिया में होंगे वहाँ पर कौन सा मटेरियल अवेलेबल है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, उस हिसाब से ही वहाँ के घर बनाए जाते हैं। ठीक है बेटा, जाहिर सी बात है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ पर जो घर होंगे वो मोटी मोटी दीवारों के होंगे, ताकि गर्मी अंदर ना घुसे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स और स्नोज अलॉट द हाउसेज में हैव slanting roofs that allow the rain or snow to slide off. In places that get flooded very often, the houses may be built on stilts or raised platforms. तो कह रहे हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ के जो घर होते हैं वो स्लांटिंग रूफ्स के होते हैं, यानी इस शेप में होते हैं ना, जैसे झोपड़ी बनाते हैं ना बचपन में हम, ऐसे इस शेप के होते हैं, ताकि बारिश भी अगर बहुत तेज़ पड़ती है और बहुत बर्फ पड़ती है तो वो गिरकर यहाँ से फिसल जाए, है ना। अगर वो ऐसे बनाएंगे फ्लैट छतों वाले घर तो उससे क्या होगा, उससे वहाँ इकट्ठी हो जाएगी बर्फ़ भी और पानी भी, तो वो फिर टपक टपक के नीचे आना शुरू हो जाएगा, है ना, तो वो नीचे टपकने लगेगा। इसलिए जो इस तरीके से घर बनाए जाते हैं। कह रहे हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड आते हैं, बहुत तेज़ बारिशें होती हैं, तो वहाँ के जो घर होते हैं वो किसी ऊँचे प्लेटफॉर्म पर बनाए जाते हैं, यानी ज़मीन से उठा करके उसको बनाया जाता है। जैसे पहले एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, मतलब ज़मीन के ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसके ऊपर घर बनाएंगे, नहीं तो फिर डंडे के ऊपर घर बनाते हैं, यानी 4-5 डंडे लगा करके नीचे उसके ऊपर घर बनाना शुरू करते हैं, ताकि जब बारिश वो बहुत तेज़ बाढ़ आए तो घर डूबे ना एकदम से, है ना। In warm places you may find many houses made of mud. These houses are cool in hot weather and warm in cold weather. कह रहे हैं गर्म जगहों पर क्या होता है कि बहुत सारे जो घर होते हैं वो मिट्टी से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो क्या, उसका क्या फ़ायदा है, क्योंकि गर्मी में वो ठंडे रहते हैं और सर्दियों में वो गर्म हो जाते हैं। ठीक है, इन forested areas wood is commonly used to build houses and in hilly और stony areas many houses are built of stone. तो कह रहे हैं जो जहाँ पर जंगलात ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर जो है लकड़ी से घर बनाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी इलाके जो होते हैं, तो वहाँ पर या फिर जो पथरीले इलाके होते हैं, वहाँ के जो घर बने होते हैं वो बेटा पत्थरों से बने हुए होते हैं, है ना, छोटे और बड़े पत्थरों से। उसके बाद आता है रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स। रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स क्या होती हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस्ड बाय मोस्ट ऑफ द इनहैबिटेंट्स, सेटलमेंट में भी रूरल और अर्बन। कह रहे हैं कि इस आधार पर कि उस जगह पर रहने वाले लोगों का क्या ऑक्यूपेशन है, क्या व्यवसाय है, वो क्या काम करते हैं। ठीक है, रहने वाले इनहैबिटेंट्स मतलब बेटा रहने वाले, है ना, तो उस जगह पर रहने वाले लोगों के क्या काम है, इसके आधार पर हम कहते हैं कि वो कोई रूरल सेटलमेंट है या फिर वो अर्बन सेटलमेंट है। ठीक है, अब रूरल और अर्बन होता क्या है वो देखिए। In rural settlements, most of the people are engaged in agriculture, fishing, forestry, etc. These activities are called primary activities because the products are derived directly from nature. Villages are example of rural settlements. तो कह रहे हैं कि रूरल सेटलमेंट्स में क्या होता है, ज़्यादातर जो रहने वाले लोग होते हैं उस जगह के, ज़्यादातर वो इंगेज किस में होते हैं बेटा, वो ज़्यादातर खेती बाड़ी में इंगेज होते हैं, या फिर वो फिशिंग करते हैं, मत्स्य पालन यानी मछली वगैरह पालना। ठीक है, या फॉरेस्ट्री करते हैं, यानी जंगलात से जो है लकड़ी वगैरह काट कर लाना, उसको बेचना, उससे अपना जीवन यापन करना। ठीक है, ये उनके काम होते हैं। तो ये सभी एक्टिविटीज़ जो है इनको क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी एक्टिविटीज़ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़? क्योंकि डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, नेचर से कनेक्टेड। ठीक है, खेती बाड़ी करना, मछली वगैरह पालना है, जंगला से रिलेटेड काम करना, तो ये सभी क्या होती है बेटा, प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि डायरेक्ट नेचर को रिलेट करती हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं रूरल सेटलमेंट्स के वो हैं विलेजेस। ठीक है, यानी गांव जो है वो ज़्यादातर हम किस में मानते हैं, ये लगभग सभी किस में मानते हैं बेटा, रूरल सेटलमेंट में मानते हैं। ठीक है, यानी अगर हम गांव की बात करेंगे तो समझ जाएगा कि रूरल सेटलमेंट्स की बात हो रही है। ठीक, उसके बाद है अर्बन सेटलमेंट्स। इन अर्बन सेटलमेंट्स मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज इन एक्टिविटीज सच एज मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग इन विच द प्रोडक्ट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज। तो कह रहे हैं कि अर्बन सेटलमेंट में क्या होता है, ज़्यादातर लोग जो है वो इंगेज होते हैं वो उन कामों में, उसके अंदर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग यानी उन चीज़ों को दोबारा मतलब बनाया जाता है चीज़ों को मशीन्स के थ्रू, और या फिर क्या होता है, और ट्रेड किया जाता है, यानी चीज़ों को बेचा और खरीदा जाता है। ठीक है, और इसके जो ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, वो प्राइमरी एक्टिविटीज से हमें मिलते हैं। जैसे सपोज एग्जाम्पल लेते हैं गन्ना, है ना, यानी शुगर केन।
शुगर कैन आपने बनाया, यानी उसको हमने क्या करा, उसको हमने एग्रीकल्चर किया, है ना, खेतों में बनाया उसको। फिर उसके बाद उस गन्ने से हम क्या बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, जो हमारे घरों तक आती है। हम चाय में गन्ने का रस तो नहीं डालते, क्या डालते हैं, नहीं डालते ना। और बहुत सारी चीज़ों में हम चीनी डालते हैं, और इवन शहरों में तो चीनी का इस्तेमाल होता है। तो एग्रीकल्चर से क्या मिलता है, गन्ना, उस गन्ने से क्या बनती है, चीनी बनती है। तो चीनी जो है वो मैन्युफैक्चर होती है, ठीक है, मशीन्स के थ्रू। तो यानी जो सेकेंडरी सेक्टर का जितना भी काम है वो 99% जो है वो किस पर डिपेंड करता है, प्राइमरी सेक्टर पर, ठीक है। या इसके अलावा कॉटन का एग्जांपल ले लीजिए आप, तो कॉटन है अगर, तो कॉटन जो है वो हमें इम्प्योर फॉर्म में, यानी जो डायरेक्टली मिलेगी हमें, वो कहाँ से मिलेगी, एग्रीकल्चर के थ्रू मिलेगी। लेकिन उसको फिर मशीन से हम क्या करते हैं, उसके कॉटन के क्लोथ्स बनाते हैं, फिर उन क्लोथ्स को सिलते हैं, फिर उसके बाद वो हम पहनते हैं, है ना। तो यानी जो भी फर्स्ट सेक्टर से हमें मिल रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर में। प्राइमरी एक्टिविटी से जो भी हमें मिल रहा है उसको हम सेकेंडरी सेक्टर में दोबारा से बना रहे हैं एक तरीके से, इसलिए इसको सेकेंडरी कहा गया है। इन्हीं बनी बनाई चीज़ को हम दोबारा से बनाते हैं, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है बेटा, टाउन्स और सिटीज़ इसका एग्जाम्पल्स हैं, अर्बन सेटलमेंट्स का, ठीक है। उसके बाद आता है कॉम्पैक्ट एंड डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स। तो आता है कि भाई अ सेटलमेंट इन विच द बिल्डिंग आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। कह रहे हैं कि वो सेटलमेंट जिसके अंदर बिल्डिंग जो है वो बहुत करीब करीब बनी होती है एक दूसरे के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट बोलते हैं बेटा, ठीक है। Such settlements are usually found in plains where the physical conditions are ideal for building homes. A settlement in which the buildings are located far apart is called a dispersed or scattered settlement. तो ये क्या है कि जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट की मैंने आपको बात बताई है अभी, कि उसके अंदर क्या होता है कि बिल्डिंग्स करीब करीब बनी होती है, ठीक है। तो इस तरह की सेटलमेंट कहाँ पर होती है, ज़्यादातर प्लेन्स में होती है, यानी प्लेन ज़मीन जहाँ पर होती है वहाँ पर इस तरह के घर बनाए जाते हैं जो करीब करीब बन सकते हैं, है ना। क्योंकि वहाँ की फिजिकल कंडीशन ऐसी है कि वहाँ पर आप आराम से बिल्डिंग्स वगैरह बना सकते हो, तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है, ठीक है। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर दूर दूर घर बने होते हैं, यानी दो चार घर एक जगह पर काफ़ी दूर जाकर के दूसरे घर होंगे, इस तरीके से बने होते हैं। तो उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड या स्कैटर्ड। डिस्पर्स्ड का मतलब होता है फैला देना, है ना। स्कैटर्ड मतलब फैला देना, डिस्पर्स मतलब छिन भिन कर देना, यानी दूर दूर, ठीक है। तो इस तरह की सेटलमेंट्स होती हैं वो कहाँ पर होती हैं बेटा, ज़्यादातर पहाड़ी एरिया में होती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा घने जंगल जो होते हैं तो वहाँ पर ऐसी सेटलमेंट्स होती हैं। आपने वाली मूवी देखी होगी बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान के अंदर जो मुन्नी है, मुन्नी जहाँ पर रहती है, यानी जहाँ पर उसका अपना घर होता है पाकिस्तान में, तो वहाँ पर जो है आपने देखा होगा घर कैसे बने हुए थे, यानी बहुत लंबा सा ग्राउंड है, चल करके फिर एक दो छोटे छोटे घर है ना, फिर उसके बाद काफ़ी दूर तक की जगह खाली पड़ी है, फिर वहाँ पर जाकर घर होंगे। तो इस तरीके से होता है माउंटेनियस एरियाज में। They are also found where farmlands occupy large areas as in the temperate grasslands of North America and Australia. और इसके अलावा जो है जो फार्मलैंड्स होते हैं, यानी जहाँ पर फार्म्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर भी इसी तरीके से होता है, जो फार्म बने हुए होते हैं तो वो भी ऐसे बने होते हैं कि बहुत बड़े एरिया के अंदर दूर दूर कहीं कहीं जो है घर बने हुए होंगे और कहीं कहीं पर फार्म्स बने हुए होते हैं, ठीक है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स की बात कर रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरीके से घर होते हैं, यानी स्कैटर्ड सेटलमेंट होता है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आता है सेटलमेंट कैन बी परमानेंट और टेम्पररी। अब देखिए हमने तीन चीज़ें पढ़ ली, क्या क्या पढ़ा हमने, रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट, है ना, और कॉम्पैक्ट एंड डिस्पर्स सेटलमेंट, यानी दो टाइप्स हो गई। अब तीसरी क्या चीज़ है, तीसरी आती है कि सेटलमेंट जो है वो परमानेंट भी हो सकती है और टेम्पररी भी हो सकती है, यानी लॉन्ग लास्टिंग भी होगी, यानी हमेशा हमेशा के लिए, और टेम्पररी यानी कुछ वक्त के लिए। अब देखिए ये कैसे होता है, सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्पररी सेटलमेंट्स। तो कह रहे हैं कि जो सेटलमेंट्स कुछ टाइम के लिए होती है, थोड़े टाइम के लिए, कम वक्त के लिए जो होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पररी सेटलमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। The people living in deep forests, hot and cold deserts and mountains often dwell in such temporary settlements. तो कह रहे हैं कि वो जो लोग रहते हैं, जैसे बहुत घने जंगलों में जो लोग रहते हैं, बहुत गर्म इलाकों में, बहुत ठंडे ठंडे डेजर्ट्स में या फिर पहाड़ों पर, तो वो अक्सर टेम्पररी सेटलमेंट्स के हिसाब से ही रहते हैं। जब तक मौसम उनके हिसाब का रहता है तो वो वहाँ रहते हैं। जब वो मौसम बहुत हार्श हो जाता है, चाहे बहुत गर्म है चाहे बहुत ठंडा, तो फिर वो वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन एंड ट्रांसोमेंस। तो ये कह रहे हैं कि ये लोग क्या करते हैं, ये वहाँ पर शिकार करते हैं, है ना, और जो चीज़ें खाने की होती हैं पेड़ों से जो मिलती हैं वो सब चीज़ें इकट्ठी करके वहाँ से खाते पीते रहते हैं, और वक्त के हिसाब से जो है कुछ कल्टीवेशन कर लेते हैं, यानी खेती बाड़ी कर लेते हैं, कुछ टाइम खेती बाड़ी करते हैं वहाँ पर, साल 2 साल 3 साल, फिर उसके बाद दूसरी जगह पर चले जाते हैं उस जगह को छोड़ करके, ठीक है, और वहाँ से ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है बेटा। However, more and more settlements today are permanent settlements. In these settlements, people build homes to live in. तो कह रहे हैं लेकिन अगर आजकल की हम बात करते हैं तो आजकल ज़्यादातर जो होता है वो परमानेंट सेटलमेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आप रह रहे हैं एक जगह पर तो वहीं रहते जा रहे हैं, 40 साल 50 साल 60 साल वहीं पर ही रहते हैं, है ना। वो घर चाहे आप दोबारा बनवाते रहें बार बार, लेकिन जगह आपकी वहीं रहती है। तो इसी सेटलमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो मतलब घर वगैरह बनवा करके प्रॉपर्ली रहते हैं, क्योंकि जब तक इंसान अपने लिए प्रॉपर से घर नहीं बनवाता तो उस जगह में क्या होता है, उसके पास ऑप्शन होता है कि वो कभी भी कहीं भी जा सकता है ना। तो जैसे इसलिए जो है इन्होंने ये बता दिया हमें कि लोग क्या करते हैं, वहाँ पर घर बनवा लेते हैं अपने और फिर उसी के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएंगे आपकी ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स द वेरियस मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट के अंदर वो सभी जरिए आते हैं जिसके थ्रू लोग और सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद है ओरिजिन ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। जैसे इनिशियली द ओरिजिन बोलते हैं शुरुआत को, है ना। इनिशियली द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स वाज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड टायरिंग प्रोसेस एज डिस्टेंसेस हैड टू बी कवर्ड ऑन फुट एंड पीपल हैड टू कैरी देयर ओन गुड्स। तो कह रहे हैं शुरुआती ज़माने की अगर हम बात करते हैं तो लोगों का की मूवमेंट जो है ये सामान को यहाँ से वहाँ ले जाना बहुत ही लंबे टाइम का काम था और बहुत थका देने वाला। क्यों? क्योंकि इंसान को अपना सारा सामान अपने ऊपर लाद करके लेके जाना पड़ता था, है ना। लेटर ऑन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स केम टू बी यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब इंसान ने जो है जानवरों को पालना शुरू कर दिया तो उसके ऊपर सामान रखकर ले जाया जाने लगा। दिस प्रैक्टिस कंटिन्यूज इवन टुडे, और ये प्रैक्टिस आज भी होती है। आप देखेंगे घोड़े की गाड़ी पर सामान रख के लेके जा रहे होते हैं, है ना। लेकिन घोड़े की गाड़ी पर रखकर लेके जा रहे हैं ना, यानी गाड़ी तो बनी ना बाद में। पहले क्या होता था, पहले खाली बैल के ऊपर या गधे के ऊपर सामान रखकर लेकर जा रहे हैं। तो ये भी एक तरीके से एक ऐसा काम था, क्योंकि उसमें भी तो जान है ना, वो भी तो थक जाएगा। ठीक है, एक हद तक ही वो सामान उठा सकता है, फिर काम कर सकता है, उसके बाद वो थक जाता है। तो ऐसे कह रहे हैं, हालांकि अभी भी ऐसा होता है। अभी भी आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं जो गाँव से यहाँ पर कुछ सामान लेकर आते हैं तो वो गधे पर, या फिर आपने वो देखा हो जब घर बनते हैं तो गधे के ऊपर वो रखकर लेकर जाते हैं, खच्चर के ऊपर या गधे के ऊपर बजरी वगैरह रखकर लेकर जाते हैं, है ना। तो यानी ये भी हम वही तो कर रहे हैं ना, एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स से हम काम ले रहे हैं। स्पेशली इन प्लेसेस दैट कैन नॉट बी रीच बाय मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और उन जगहों पर खासकर ऐसा होता है जहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पहुँच ही नहीं सकता, यानी बहुत ही दूर दराज के जो इलाका है तो वहाँ की सड़कें भी बनी हुई नहीं है, वहाँ पर वहाँ के जो रूट्स हैं वो क्लियर ही नहीं है। ठीक है, इन द तिब्बतन हाईलैंड्स फॉर एग्जाम्पल याक्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल। तो कह रहे हैं तिब्बतन हाईलैंड्स, तिब्बत बेटा चाइना में है, तो कह रहे हैं वहाँ पर जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर गाड़ी वगैरह नहीं जाती, वहाँ पर याक्स ही चलते हैं, सामान वगैरह ले जाने के लिए भी और लोगों को पहुँचाने के लिए भी। लामाज आर यूज इन एंडिस माउंटेन्स, और लामा जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, एंडिस माउंटेन्स में, यानी सामान वगैरह ले जाने के लिए। एंडिस माउंटेन कहाँ पर है बेटा, साउथ अमेरिका में। कैमल्स इन द हॉट डेजर्ट्स ऑफ एशिया, कैमल्स का इस्तेमाल कहाँ होता है बेटा, गर्म डेजर्ट्स में, यानी हॉट डेजर्ट्स में। एशिया में यानी अगर आप हमारे हिंदुस्तान की बात करें तो रेगिस्तान में, रेगिस्तान यानी राजस्थान में। ठीक है, एंड अफ्रीका, और अफ्रीका के जो रेगिस्तान है वो भी क्या है, गर्म ही है, तो वहाँ पर भी किसका इस्तेमाल करते हैं, कैमल्स का। एंड हॉर्सेज इन द यूरोपियन स्टेपीज, और हॉर्सेज का इस्तेमाल कहाँ होता है बेटा, यूरोपियन स्टेपीज में, ये यूरोप में है ना। After the invention of the wheel, means of transport improved and gradually became mechanized. How we have speedy means of transport such as trains, motor cars, and aeroplanes today. A journey from Kolkata to Chennai, which would take many months by animal-driven car, takes less than 30 hours by rail or road and about 2 hours by plane. तो कह रहे हैं जब व्हील का विकास हुआ, यानी इन्वेंशन हुआ व्हील यानी पहिए का, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है बहुत हद तक इंप्रूव हो गए। यानी एक तो आप डायरेक्ट किसी के ऊपर सामान रखकर लेकर जा रहे हैं, और एक जैसे एक तो एक घोड़े के ऊपर आपने डायरेक्ट सामान रख रखा है, एक ये कि आपने गाड़ी बना दी पीछे, उसमें आप सामान ज़्यादा भी रख सकते हैं और घोड़े पर भी लोड कम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो रोलिंग व्हील्स है ना, उससे जो है आपका फ्रिक्शन कम हो जाता है। ठीक है, तो इससे आसानी हो गई। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, मैकेनाइज्ड हो गया वो, यानी अब तो ट्रेन्स बन गई, रेल्स बन गई, कार्स बन गई, है ना, बसेस बन गई, तो उससे और आसानी हो गई। तो आप कह रहे हैं कि जो स्पीडी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, वो ट्रेन से, मोटर कार से, एरोप्लेन से। तो आजकल जो है एक जर्नी, यानी कोलकाता से अगर आप चेन्नई जाना चाहते हैं तो आपको लगभग कई महीने लग जाते हैं अगर आप किसी भी घोड़ा गाड़ी वगैरह पर जाया करते तो, है ना। लेकिन अब क्या होता है, अब 30 घंटे के अंदर अंदर आप पहुंच जाते हैं रेल से, यानी ट्रेन से, है ना। और अगर या रोड से भी अगर जाएंगे तो इतने टाइम में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप प्लेन से जाएंगे 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, है ना। आप यहाँ अभी आप इंडिया में हैं, इंडिया से अगर हम जाना चाहते हैं अमेरिका, तो अमेरिका जाने के लिए 2 डेज लगते हैं। ठीक है, 2 डेज यानी 12 घंटे की तो फ्लाइट है, इसके अलावा बीच में आपको रुक रुक कर जाना पड़ता है, जगह जगह प्लेन चेंज करके, तो आप पहुंच सकते हैं। यानी 7 समंदर पार आपको जाने के लिए सिर्फ 2 दिन लगेंगे। और अगर आप वैसे सोचें वैसे जाना, यानी बिना किसी ऐसे स्पीडी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के, यानी शायद सिर्फ वाटरवेज के थ्रू, तो आप सोचिए कितने साल लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। पहले जब ज़माने में जब लोग हज पर जाया करते थे तो 6-6 महीने में पहुंचते थे। ठीक है, वो बस कश्ती में बैठ जाते थे, सबको अल्लाह हाफिज़ कह के पता नहीं वापस आना हो भी ना हो, है ना, और बैठ जाते थे। फिर वो 6 महीने में, कभी 7 महीने में वहाँ पहुँचते थे हज करने के लिए। फिर धीरे धीरे टाइम कम होता चला गया, जब बोट्स डेवलप हुई, उनके अंदर जो है मशीन्स लगना शुरू हुई, तो फिर वो कम होता चला गया टाइम उसका, है ना। और अब क्या है, अब आप देखिए, अब 1 दिन के अंदर अंदर आप आराम से वहाँ पहुँच जाते हैं, यानी सारे कस्टम की सारी ड्यूटी निभाने के बाद भी अगर देखा जाए तो वहाँ पर 1 दिन में आप वहाँ पहुँच जाएंगे बहुत आराम से। ठीक है ना बेटा। तो ये जो चीज़ें हैं ये सभी पॉसिबल हुई है किससे, स्पीडी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से। वरना हर चीज़ जो इतनी स्लो चल रही थी कि मतलब
अब जो हम देखते हैं ना हर तरफ हमें स्पीड स्पीड नजर आती है ना, तो वो सभी पॉसिबल हुआ है किससे? इन्वेंशन ऑफ व्हील से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आर यूजुअली मोस्ट डेवलप्ड बिटवीन अर्बन सेंटर्स एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कनेक्टिंग सिटीज टू टाउन्स, फैक्ट्रीज, फार्म्स एंड पोर्ट्स कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय इंश्योरिंग द इजी मूवमेंट ऑफ पीपल, रॉ मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स। क्या है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो है ज़्यादातर कहाँ पर डेवलप हुई है बेटा? अर्बन सेंटर्स में हुई, यानी शहरों में हुई है। अभी भी आप गांव की बात करें अगर, तो गांव के अंदर ना टाइम होता है बस का, तो एक दो बस आती है, एक सुबह में एक शाम में, तो जिसको निकलना है अभी निकल लो, जिसको आना है अभी आ जाओ, है ना, इसके अलावा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है बेटा, तो कह रहे हैं कि किसी भी कोई भी एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अगर होता है, यानी वो बहुत प्रभावी अगर है, तो उससे क्या होता है, उससे हम सिटीज़ को जोड़ सकते हैं आपस में, टाउन्स जुड़ जाते हैं उससे, फैक्ट्रीज जुड़ जाती हैं, है ना, फार्म्स जुड़ जाते हैं आपस में, पोर्ट्स बोलते हैं, यानी जहाँ पर बंदरगाह बोलते हैं, पोर्ट्स यानी जहाँ पर जहाज आकर रुकते हैं ना, पानी के जहाज आकर रुकते हैं, जिस ज़मीन पर वो रुकते हैं आकर के, उसको पोर्ट बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, यानी हमें जो है आने जाने में आसानी हो जाएगी। जब आप जाएंगे कॉलेज वगैरह आप जाएंगे, तो आप सोचेंगे कोई ऐसा कॉलेज नहीं जो बस स्टैंड के करीब हो, है ना, ताकि हमें जाने में प्रॉब्लम ना हो। ज़्यादातर ऐसा होता है कि कॉलेज के पास बस स्टैंड होते ही हैं, आसपास होते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा मूवमेंट ऑफ पीपल जो है वो ईजी हो जाती है। इसके अलावा सामान लाने ले जाने में आसानी हो जाती है, हमें जो सामान तैयार है उसको लाने ले जाने में आसानी हो जाती है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो ट्रांसपोर्ट की वजह से हमें बहुत ही मतलब हमें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या है बेटा? देर आर 4 मेन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, नेमली रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। तो कह रहे हैं 4 मोड्स हैं ट्रांसपोर्ट के, जिनको हम क्या कह सकते हैं? रोडवेज कह सकते हैं, ठीक है, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। तो ये तो आप जानते हैं क्या होते हैं, चलिए फिर भी थोड़ा सा और देख लेते हैं। रोडवेज, good roads are an integral part of the infrastructure needed for development in any country. Roads may be metalled or unmetalled depending upon the level of development in a country. Travel by road has a definite advantage over travel by sea or air. The advantages are as follows. तो ये कह रहे हैं कि अच्छे रोड जो है किसी भी कंट्री का जो है वो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर यानी आपका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई ये जो कंट्री है ये अच्छे खासे डेवलप है ना। और रोड जो है वो मेटल भी होते हैं और अनमेटल भी होते हैं, यानी उसके अंदर मेटल लगे हुए भी होते हैं, रोड्स पर मेटल लगा होता है, और अनमेटल भी होते हैं, यानी बिना मेटल के भी होते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि कंट्री कितनी डेवलप है। जितनी डेवलप होगी उतना मेटलाइज रोड होगा, उतना ही मजबूत होगा, है ना। कह रहे हैं कि रोड के द्वारा ट्रैवल करना जो है वो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जाहिर सी बात है। किसके कंपैरिजन में? सी और एयर के कंपैरिजन में, यानी अगर आप समुद्र से यात्रा करें या फिर आप हवाई यात्रा करें तो उसके कंपैरिजन में ये बहुत अच्छा है कि आप रोड यात्रा करें। ठीक है, क्यों अच्छा है देखिए ज़रा। रोड्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद रिलेटिव ईज थ्रू फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स। तो कह रहे हैं कि रोड जो बनाए जाते हैं वो बहुत ही ईज से बनाए जाते हैं, यानी इस आसानी से बनाए जाते हैं कि फॉरेस्ट और माउंटेन्स को छोड़ करके बनाए जाते हैं, और साथ में वहाँ तक, यानी सपोज अगर आप माउंटेन पर जाना चाहते हैं ना, तो माउंटेन पर जाने के लिए बाकायदा रोड्स बनाए गए हैं, है ना। तो अगर लेकिन आप अगर वहाँ पर जाना चाहते हैं आप सी यानी वाटरवे के थ्रू, तो पॉसिबल है जाना? पॉसिबल नहीं है बेटा, है ना। यानी आप जहाँ तक पानी है वहाँ तक तो आप सी के थ्रू जाएंगे, बाकी उसके अलावा आपको पैदल पैदल जाना पड़ेगा। तो इसलिए रोडवेज क्या होते हैं वो हमें बिल्कुल कनेक्ट कर देते हैं उस जगह से जहाँ हमें जाना होता है। रोड्स कैन कनेक्ट एंड सेंड गुड्स टू द डोर स्टेप, ये बिल्कुल घर के करीब हमें उतार देते हैं, है ना, जो रोडवेज होते हैं। रोड्स आर इजी टू मेंटेन, और रोड्स को मेंटेन करना भी बहुत आसान है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि आप ज़मीन पर चलकर आना है आपको, जहाँ पर प्रॉब्लम है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है और उसको सही कर सकते हैं। अगर सी में कोई प्रॉब्लम है, वाटरवेज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो तब थोड़ी मुश्किल पड़ जाती है ना। और फिर अगर एयरवेज में प्रॉब्लम है तो इतनी ऊंचाई पर कौन जाएगा फिर से, तो फिर अगर कनेक्शन लॉस तो फिर प्लेन क्रैश हो जाता है। ठीक है, तो रोडवेज में इसके चांसेस कम होते हैं, और आसपास जो है लोग होते हैं तो वो भी मदद कर देते हैं। सपोज खुदा ना खासा किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अगर प्लेन क्रैश होगा तो उसके अंदर तो कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। या फिर अगर हम वाटरवेज की बात करें तो सी वेव्स बहुत ज़्यादा अगर आ जाती हैं तब भी कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, वो तो बस बच गए तो बच गए, नहीं तो नहीं। लेकिन रोडवेज में क्या होता है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो भी गया खुदा ना खास्ता, तो आसपास के लोग आकर के बचा लेते हैं, क्योंकि वो इंसान ज़मीन पे ही होता है ना, तो सब उसको पकड़कर उसको हॉस्पिटल भी पहुंचा देंगे, उसकी गाड़ी भी उठा लेंगे, घर पे फ़ोन कर देंगे, तो ये सभी काम हो सकते हैं। ठीक है बेटा। In developed countries such as USA, there are special roads called highways. On the highways, the traffic moves very fast as there are 6 to 8 lanes. तो कह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में, डेवलप्ड जैसे कि यानी जैसे यूएसए है, यूके है, इसके अलावा और यूके के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, फ्रांस है, इंग्लैंड है, ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया है, ये सभी क्या है, डेवलप्ड हैं। तो कह रहे हैं जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूएसए में जैसे एग्जांपल ले रहे हैं ये, तो वहाँ पर स्पेशल रोड्स बनाए जाते हैं, उन्हें हम हाईवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हाईवेज बोलते हैं। हाईवेज पर क्या होता है, जो ट्रैफिक होता है बहुत ही तेज़ चलता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वो बहुत छोटे छोटे रोड्स होते हैं, और वहाँ पर 6 to 8 लेन्स होती हैं, यानी 6 से 8 लाइनें होती हैं। लाइनें मतलब आपको पता है कि गाड़ी जिस भी लेन में चल रही है ना, तो उसी लेन में चलेगी वो सीधी सीधी ज़्यादातर, है ना।
हमारे रोड्स पे कितनी लाइन्स होती हैं, ये नॉर्मल रोड पर तो मुश्किल से 2 या 3 लेन्स होती हैं बस, है ना। इसीलिए ट्रैफिक भी जल्दी से इकट्ठा हो जाता है और बहुत स्लो स्लो चलना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, बहुत ही फास्ट स्पीड होती है। हमारे इंडिया में बहुत सारे हाईवेज हैं, तो वहाँ पर जब आप जाएंगे कभी तो देखिएगा कितनी तेज़ गाड़ी गुजरती है वहाँ से, है ना। और वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा रहता है, ज़्यादातर कोई लोग नहीं होते उसके आसपास। They connect towns and cities separated by large distances. In Western Europe, the network of roads is also quite dense. और जो हाईवेज होते हैं क्या करते हैं, टाउन्स को और सिटीज़ को आपस में, मतलब दूर दूर के जो सफ़र होता है, दूर दूर का जो सफ़र होता है उसको आसानी से कम कर देते हैं, ठीक है, उनको जोड़ देते हैं आपस में। तो कह रहे हैं वेस्टर्न यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ का जो नेटवर्क है, रोड का जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा डेंस है। डेंस यानी बहुत घना है, बहुत सारे रोड्स हैं वहाँ पर। इंग्लैंड की अगर बात करते हैं तो हाईवेज आर कॉल्ड मोटरवेज एंड इन जर्मनी दे आर कॉल्ड ऑटोबैन्स। तो कह रहे हैं कि इंग्लैंड में जो है हाईवेज को क्या बोला जाता है, मोटरवेज बोलते हैं, ठीक है। और जर्मनी में क्या बोलते हैं, इसको ऑटोबैन्स बोलते हैं, ठीक है। इन यूरोपियन रशिया द डेंसिटी ऑफ रोड्स यूज टू बी हायर देन दैट इन एशियाटिक रशिया। तो कह रहे हैं यूरोपियन जो रशिया है, देखो बेटा रशिया जो है वो एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा उसका एरिया है, ठीक है। उसके अंदर का ज़्यादा हिस्सा तो एशिया में है और जो कुछ पार्ट है वो उसका यूरोप में भी है, ठीक है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में भी है। तो क्या है, यूरोपियन रशिया में थोड़ा पार्ट होने के बावजूद भी वहाँ के जो रोड्स हैं वहाँ ज़्यादा डेंस हैं, बहुत घने हैं, ठीक है। और इन कंपैरिजन के जितने एशिया में हैं, यानी एशियाटिक रशिया जो है, यानी जो रशिया का जो हिस्सा एशिया में है उसके अंदर कम रोड्स हैं, कम डेंस है, रोड्स का जो जाल बिछा हुआ है, और यूरोपियन रशिया के अंदर ज़्यादा है, ठीक है। इन एशिया चाइना हैज़ वेल लेड आउट रोड्स, इंडिया इज ऑल्सो प्रोग्रेसिंग वेल एंड आवर हाईवेज आर ऑल्सो गेटिंग वाइडर एंड बेटर। तो कह रहे हैं कि एशिया की अगर हम बात करें तो चाइना के जो रोड्स हैं वो अच्छे खासे लेड आउट रोड्स हैं, यानी बहुत डेवलप हैं। और इंडिया भी जो है प्रोग्रेस कर रहा है, अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। हमारे हाईवेज जो है वो बहुत ज़्यादा वाइडर हैं, चौड़े चौड़े हैं और बड़े बड़े हैं और बहुत बेहतर भी हैं, ठीक है। The latest development is the construction of the Golden Quadrilateral, which will join Srinagar to Kanyakumari from north to south and Bhuj to Guwahati from west to east. तो कह रहे हैं कि इंडिया की अगर हम बात करें तो फिलहाल इसका लेटेस्ट डेवलपमेंट जो होने वाला है वो क्या है, वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, यानी क्वाड्रिलेटरल यानी एक चौकोर, है ना, 4 साइड्स वाला जो होता है उसे बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो क्या करेगा वो ज्वाइन करेगा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, यानी श्रीनगर यानी हमारा जो नॉर्थ में हाईएस्ट पॉइंट है और कन्याकुमारी जो साउथ में लोएस्ट पॉइंट है ना, उसको कनेक्ट करेगा वो। और भुज और गुवाहाटी, भुज बेटा गुजरात में है, यानी ये वेस्टर्न पॉइंट है, बिल्कुल वेस्टेस्ट पॉइंट है, तो इनको कनेक्ट करेगा आपस में ये, ठीक है बेटा। तो इससे क्या होगा, इससे जो है मतलब हम एक ही रन में, मतलब हमें पूरा एक बाकायदा रोड मिल जाएगा पूरा, अगर हम नॉर्थ से साउथ जाना चाहते हैं या ईस्ट से वेस्ट जाना चाहते हैं, वेस्ट से ईस्ट जाना चाहते हैं, ठीक है। वी नीड मोर रोड्स इन आर बॉर्डर एरियाज टू अलाउ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स फॉर द आर्मी पोस्टेड देयर। तो कह रहे हैं कि हमें अभी ज़रूरत है और रोड्स की बॉर्डर एरियाज में, बॉर्डर एरियाज यानी जो हमारे इंडिया का बॉर्डर है उसके आसपास हमें रोड्स की ज़रूरत है। क्यों, ताकि वहाँ पर जो आर्मी है उसके लिए सामान को लाने ले जाने में आसानी हो जाए, ठीक है। इन अफ्रीका अ हाईवे बिटवीन कैरो इन द नॉर्थ एंड केप टाउन इन द साउथ हैज़ बीन बिल्ट। इन ऑस्ट्रेलिया द डेंसेस्ट रोड सिस्टम इज फाउंड इन द ईस्ट एंड द साउथ ईस्टर्न रीजन्स। तो कह रहे हैं अफ्रीका में जो एक हाईवे बना है कैरो नॉर्थ में और केप टाउन साउथ में, बिल्कुल, है ना, तो उसके लिए बनाया जा चुका है एक वहाँ पर हाईवे। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर डेंसेस्ट रोड सिस्टम है सबसे ज़्यादा, ठीक है, इज फाउंड इन द ईस्ट एंड द साउथ ईस्टर्न रीजन। तो कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में और साउथ ईस्टर्न रीजन्स के अंदर बहुत ज़्यादा डेंसेस्ट रोड्स है, यानी बहुत ही घने रोड्स हैं वहाँ पर, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है रेलवेज। अभी तक हमने क्या पढ़ा, रोडवेज पढ़ा, उसके अंदर हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देख लिए, ठीक है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देख लिया। तो 4 मोड्स हैं हमारे ट्रांसपोर्ट के रोडवेज के अकॉर्डिंग। सॉरी बेटा, हमने फर्स्ट रोडवेज देखा है ना, अब हम सेकंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं, उसका है रेलवेज, है ना। तो रेलवेज के अंदर क्या है देखिए ज़रा। Railways provide an estimate of the technological development of a country. After the Industrial Revolution and James Watt's invention of the steam engine, rail transport has developed at a very fast pace. तो कह रहे हैं रेलवेज जो है वो प्रोवाइड करती हैं, एक अंदाज़ा लग जाता है हमें कि कोई भी कंट्री कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली डेवलप है, ठीक है। तो जितनी वो टेक्नोलॉजिकली डेवलप होगी उतना ही उसी हिसाब से जो है उसके रेलवेज का सिस्टम होगा। कह रहे हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से जेम्स वाट के इंजन बनाने के बाद से, स्टीम इंजन बनाने के बाद से रेल ट्रांसपोर्ट जो है वो डेवलप हुआ है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ स्पीड से डेवलप हुआ है, बहुत तेज़ इसका विकास हुआ है। क्यों हुआ है, ट्रेन्स टुडे रन एट हाई स्पीड्स, दिस हैज़ बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे ट्रैक्स एंड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आजकल जो है ट्रेन बहुत ही तेज़ स्पीड से दौड़ती हैं, मतलब चलती हैं,
और ऐसा पॉसिबल कैसा हुआ है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। क्या हो गया बेटा? इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है इनका, रेलवे ट्रैक्स का भी हो गया है और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स इनके अंदर लगाए गए हैं बेटा। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो कह रहे हैं कि कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कारक हैं जिसके आधार पर जो है किसी भी एरिया में रेलवे का डेवलपमेंट होता है ना। तो क्या क्या है बेटा? फर्स्ट है फिजिकल फीचर्स, यानी उस एरिया में जो फिजिकल फीचर्स हैं, यानी वो ज़मीन है, पहाड़ हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, क्या है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी, कितनी पॉपुलेशन है? बहुत कम पॉपुलेशन होगी तो फिर वहाँ पर ट्रेन की ज़रूरत ही नहीं होगी, है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं भी या नहीं अवेलेबल है ना। क्योंकि देखो बेटा, ट्रेन बनाना कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई आप चुटकी बजा के बन जाएगी, बहुत लंबा टाइम लगता है, पूरी रेल बिछानी पड़ती है, उसके ऊपर फिर ट्रेन के लिए टाइमिंग्स बनानी पड़ती हैं, है ना। पूरे रेल का जाल बिछता है पूरा तरीके से रेलिंग्स का, फिर उसके बाद जाकर के वो फिर ट्रेन में तैयार होती है ना। तो ये सभी काम होते हैं, तो उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। फिर आता है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली वो कितना डेवलप है वो एरिया, वो पैसा लगा सकता है नहीं लगा सकता है ना, या चाहे वो कंट्री की बात हो, चाहे वो किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया की बात हो। ये फिर टेक्नोलॉजिकली, यानी कितनी टेक्निक्स है उसके पास, कितनी टेक्नोलॉजी है उसके पास रेलवे को बनाने की, ठीक है बेटा। तो ये सभी इस पर ही डिपेंड करता है रेलवे का बनना और उसका डेवलप होना, ठीक है बेटा। आगे देखिए, आगे आता है रेलवे लाइन कैन बी इजीली लेड इन द प्लेन्स बट नॉट इन हिली और फॉरेस्टेड एरियाज। तो कह रहे हैं रेलवे लाइन जो है वो आराम से प्लेन्स में तो बन सकती है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में या फिर बहुत जंगल वाले इलाकों में नहीं बन सकती है ना। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एरिया ही नहीं है, कहाँ पर बनाएंगे। पहाड़ी इलाकों में भी क्या होता है, जहाँ पर चढ़ाई ज़्यादा होने लगती है ना, तो फिर वहाँ पर वो ट्रेन रोक देते हैं। तो जहाँ पर ज़्यादा चढ़ाई होती है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ट्रेन नहीं जाती है, ठीक है। तो एक लिमिटेड एरिया तक जाकर के फिर ट्रेन मतलब स्टेशन वहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद जो है आपको अगर सफ़र करना है आगे तो आप गाड़ी वगैरह लेकर के करेंगे पर्सनल, ठीक है। ग्रेट एफर्ट एंड टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन आर रिक्वायर्ड टू ले रेलवे लाइन्स इन द हिल्स while laying the lines of the Konkan railway in the western Ghats in India several tunnels and bridges were made। तो अब कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी हिल्स पर यानी छोटी छोटी पहाड़ियों पर अगर आप रेलवे लाइन बिछाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन होनी चाहिए आपके पास, यानी बहुत ज़्यादा आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बाद जाकर के ये पॉसिबल हो सकता है। कह रहे हैं कि जब कोंकण रेलवे की जो लाइंस बिछाई गई थी, कहाँ पर बेटा? ये वेस्टर्न घाट में है ना। वेस्टर्न घाट यानी आप समझ लीजिए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये पूरा एरिया इसके अंदर आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब बिछाई गई थी रेलवे लाइन, तो यहाँ पर बहुत सारे टनल्स बनाए गए, बहुत सारे ब्रिजेस बनाए गए, ताकि इनको मतलब जो रेलवे है इसको पॉसिबल बनाया जा सके, ठीक है। द गवर्नमेंट हैड टू हायर प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स फ्रॉम प्राइवेट कंपनीज विच ग्रेटली इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर पुअर कंट्रीज कैन नॉट डेवलप गुड रेल नेटवर्क्स। तो कह रहे हैं गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, बहुत ही हाई प्रोफेशनल्स जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको हायर करना पड़ता है, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज से। ताकि फिर उससे क्या होता है, जाहिर है जब वो प्राइवेट कंपनीज से तो उनकी जो सैलरी है वो हाई होती है, तो इससे क्या होता है, इससे किसी भी रेलवे की कंस्ट्रक्शन बहुत महंगी हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो पुअर कंट्रीज़ हैं, गरीब कंट्रीज़ हैं, वो अच्छा रेलवे नेटवर्क नहीं बिछा पाती क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, ठीक है। फिर पैसे के मामले में भी और चीज़ों की मतलब जो अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से भी देखा जाए तो, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद देखिए, पॉपुलेशन आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। एरियाज दैट हैव लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन रिक्वायर सच मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एज दे कैन कैरी लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि पॉपुलेशन में डिपेंड करती है, यानी पॉपुलेशन जाहिर है जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहीं पर ही रेलवेज को बिछाने का कुछ फ़ायदा भी होगा, है ना, वहीं पर ही जो रेलवेज का विकास भी होगा। अब जैसे जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है या फिर बहुत डेंस घनी पॉपुलेशन, जहाँ घनी आबादी होती है, तो वहाँ पर इस तरीके के जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। उससे क्या होता है, उससे एक तो कि बहुत सारे लोग एक साथ चले जाएंगे, है ना, मतलब बहुत सारे लोगों को सफ़र करना है तो वो एक ही ट्रेन के अंदर कितने सारे लोग आ जाएंगे, तो ये आसानी होगी, है ना। कुछ सामान लेकर जाना है तो उसके अंदर आप रख के ले जा सकते हैं। जहाँ पर कम लोग हैं तो ठीक है, वो वहाँ पर भी ऐसा नहीं कि रेलवेज होती नहीं है, होती है वहाँ पर भी, लेकिन फिर वही है ना कि फिर इतना फ़ायदा नहीं हो पाता। जो सोच रख करके रेलवेज बनाई जाती हैं कि भाई पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा लोग सफ़र करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो कम जहाँ पर कम पॉपुलेशन होती है तो वहाँ पर इतना फ़ायदा नहीं हो पाता है, ठीक है बेटा। इसके अलावा कह रहे हैं एग्जांपल दिया है इन्होंने, जैसे शटल ट्रेन्स हैं मुंबई के अंदर। मुंबई में आप देखेंगे, मुंबई में जो मुंबई की ट्रेन मशहूर होती हैं, वहाँ पर उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा क्राउड भरकर चलता है, ठीक है। इवन आप यहाँ देख लो, दिल्ली में देख लो, मेट्रो जो रेल्स हैं, वो भी तो रेलवेज में ही आ गया ना। तो मेट्रो सिटी में, मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर मेट्रो रेल्स हो गई, तो उसके अंदर भी आप देखो कितना क्राउड हो रहा है आजकल। इवन अभी तो मतलब सारे ऑफिस नहीं खुले हुए, उसके बावजूद भी अच्छा खासा क्राउड है, मतलब पूरी भर भर के चल रही है ट्रेन। तो यानी इससे क्या फ़ायदा हो गया, एक तो हम इजीली टाइम टू टाइम पहुंच जाते हैं अपनी जगह पर, है ना। और बार बार हर किसी को, कोई इंसान जब अपनी गाड़ी लेकर नहीं निकल रहा है, अगर ऐसा होने लगेगा तो पूरा रोड जाम हो जाएगा, कोई कहीं पहुंच ही नहीं पाएगा, सब लोग वहीं खड़े रह जाएंगे, है ना। तो एक तरीके से रोड के क्राउड को कम करने के लिए भी जो रेलवेज है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा, वहीं पर लिखा हुआ है, दीज ट्रेन्स आर द लाइफ लाइन्स ऑफ दिस मेट्रोपोलिस, यानी मेट्रोपोलिस यानी जो सिटीज़ हैं वहाँ के लिए जो है लाइफ लाइन्स हैं।
लाइफ लाइन से, यानी इससे जो है बहुत फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा सुकून हो गया है इससे। दे कैन नॉट बी रिप्लेस बाय कार्स एंड बसेस, इट विल चोक द रोड्स। तो इनको अगर हम ये कहें कि भाई रेलवेज ख़त्म करो, कार्स और बसेस चल जाएंगी इसकी जगह पर, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे जो है रोड चोक हो जाएगा। भाई कार और बसेस कहाँ चलेंगी? रोड पर तो चलेंगी ना। तो इससे क्या होगा, कोई आगे कहीं जा ही नहीं पाएगा। द मेट्रो नेटवर्क इन दिल्ली हैज़ बीन डेवलप्ड टू फैसिलिटेट मास मूवमेंट। द मेट्रो रेल हैज़ बीन कंट्रोलिंग पॉल्यूशन इन द सिटी। तो ठीक है, मेट्रो नेटवर्क जो दिल्ली का है उसने जो है मास मूवमेंट को बहुत बढ़ावा दिया है। मास मूवमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? मास मूवमेंट यानी बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह आराम से मूव कर जाएं, है ना। या इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि इससे जो है हमारी सिटी के अंदर बहुत पॉल्यूशन भी कम हुआ है बहुत हद तक, क्योंकि मेट्रो से पॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन है इसके अंदर पूरी। इसके अंदर बाकायदा वायर्स लगे हुए हैं रेलिंग में भी और ऊपर भी, मतलब मेट्रो ट्रेन के ऊपर भी वायर्स लगे होते हैं, उसके थ्रू ये चलती रहती है। ठीक है, तो आप सोचिए कितने दिमाग इसको लगाया गया होगा, कितने दिमाग से ये बनी होगी, सोच समझ कर बनाई गई होगी कि पूरी इलेक्ट्रॉनिफिकेशन हुई भी है इसके अंदर। टाइम टू टाइम इसका आना है बिल्कुल प्रॉपर, और फिर अंडरग्राउंड भी है ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख करके इसको बनाया गया है। तो इसके लिए जाहिर है कि बहुत टेक्नोलॉजी भी लगी है और बहुत पैसा भी लगा है। और ये भी बात बिल्कुल फुल प्रूफ है कि हाँ, इससे बहुत फ़ायदा भी हुआ है ना। लोगों को जो है, जो बेचारे गर्मी में धूप में नहीं जा सकते या फिर जिनको कोई प्रॉब्लम है, जो सन कॉन्शियस हैं, तो वो लोग मेट्रो से सफ़र कर सकते हैं। मेट्रो में गर्मी एसी भी चलता है तो कंटिन्यू। दूसरा, नीचे अगर आप जाएंगे अंडरग्राउंड में तो वहाँ पर अगर एसी ना भी चले तो भी ठंडक रहती है। तो इससे सफ़र बहुत आसान हो गया है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। The above factors have contributed to the rapid development of railways in countries such as USA, Japan, UK, Germany and France. In flat level regions, railway have multiple tracks and higher densities. तो अभी कह रहे हैं कि ये जो सभी फैक्टर्स हमने ऊपर पढ़े हैं, तो इनसे क्या हुआ है, रेलवेज का बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। ठीक है बेटा, कहाँ कहाँ पर हुआ? जैसे यूएसए में, जापान में, यूके में, जर्मनी में और फ्रांस में। और जो फ्लैट लेवल रीजन्स होते हैं, यानी जहाँ पर जो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, ज़मीन प्लेन्स जो होते हैं, तो वहाँ पर जो रेलवेज होते हैं उनके बहुत सारे ट्रैक्स भी बनते हैं एक से दूसरे, और हायर डेंसिटीज़ भी होती हैं, यानी बहुत घने भी होते हैं वो। ठीक है, यानी बहुत सारे ट्रैक्स बन जाते हैं। वरना जहाँ पर अगर पहाड़ी इलाकों में बनाई जाती हैं रेलवे ट्रैक्स, तो वहाँ पर क्या होता है, बस सिंगल या फिर बहुत से बहुत डबल ही रेलवे ट्रैक्स होते हैं, यानी एक बार में बस एक ही ट्रेन जा सकती है, इस हिसाब से बनता है ये। तो अगर प्लेन होता है तो फिर बहुत सारे इस तरीके से ट्रैक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ताकि बहुत सारी जो है आराम से ट्रेन एक ही टाइम में जा सके, सफ़र कर सके। देयर आर मैनी इंटरकॉन्टिनेंटल रेलवेज कनेक्टिंग वन एंड ऑफ अ कॉन्टिनेंट टू द अदर, अ फ्यू ऑफ देम आर। तो कह रहे हैं बहुत सारे इंटरकॉन्टिनेंटल रेलवेज हैं हमारे इंडिया में भी। इंडिया के अलावा इंटरनेशनली बात कर रही है, जो कि एक मतलब पूरा कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होगा, यानी बेटा ग्रुप ऑफ कंट्रीज। ठीक है, हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, है ना। कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, है ना, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है जी, और एक बच रहा है, एक कौन सा बचा है? अफ्रीका। ठीक है, 7 हो गए पूरे। तो इन 7 के अंदर क्या हुआ है, इन्होंने इस तरीके से बना रखी हैं, ये रेलवेज जो बनाए हैं, ये पूरा मतलब किसी भी कॉन्टिनेंट को पूरे स्टार्टिंग से एंड तक जोड़ रही हैं। ठीक है, यानी बहुत ही लंबी लाइन हो गई, ये समझ लिया, बहुत लंबी। तो द ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, दिस इज द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग मॉस्को विद व्लादिवोस्टोक। तो ये कह रहे हैं कि ये सबसे लंबा रेलवे सिस्टम है जो कि मॉस्को को कहाँ से जोड़ रहा है? व्लादिवोस्टोक से जोड़ रहा है। बेटा ये रशिया में है ना। द ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे, ऑस्ट्रेलियन से समझ में आ रहा है आपको कि ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। इट कनेक्ट सिडनी टू पर्थ, तो ये सिडनी को पर्थ से जोड़ रहा है। सिडनी और पर्थ दोनों ही कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। द कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, तो कैनेडियन पैसिफिक रेलवे क्या है? इट कनेक्ट्स वैनकूवर टू मॉन्ट्रियल, तो ये किसको जोड़ रहा है बेटा? वैनकूवर टू मॉन्ट्रियल को जोड़ रहा है। ठीक है बेटा, तो ये तीनों कौन से हो गए बेटा? ये सबसे ज़्यादा कॉन्टिनेंटल रेलवेज हैं जो पूरे कॉन्टिनेंट को ही जोड़ रहे हैं आपस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इन द यूएस, as there is a dense network of railways through the prairies and the central plains, wheat and maize are transported by railways to collect centers and ports of export। तो अभी कह रहे हैं कि यूएस की अगर बात कर रहे हैं, यूएस के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा घना नेटवर्क है रेलवेज का। कहाँ से? प्रेरीज से लेकर पूरे सेंट्रल प्लेन्स तक, यानी बहुत ही बड़ा एक एरिया हो गया ये, जहाँ पर पूरी रेलवे लाइन्स बिछी हुई हैं। ठीक है, उसके थ्रू क्या करते हैं? उसके थ्रू ये गेहूं और मक्का को जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं रेलवेज के थ्रू, जो इसके सेंटर से वहाँ पर पहुँचाते हैं इसको, और पोर्ट्स यानी पूरी की पूरी बंदरगाहों पर भी पहुँचाते हैं ताकि इनका एक्सपोर्ट किया जा सके। ठीक है बेटा, यानी बाहर देशों में भेजा जा सके इसको। इंडिया हैज़ द 4th लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवेज। द फाउंडेशन ऑफ द रेलवेज वॉज लेड इन आवर कंट्री बाय द ब्रिटिश, बट इट डेवलप्ड एंड एक्सपेंडेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है 4th लार्जेस्ट है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा 4थे नंबर पर आने वाला रेलवे
रेलवे नेटवर्क है। ठीक है बेटा, तो कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत किसने की थी रेलवेज़ के इंडिया में, तो वो ब्रिटिशर्स ने की थी। सबसे पहले ट्रेन उन्होंने बनाई थी मुंबई टू ठाणे 1853 में, है ना। लेकिन उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि इसका जो विकास हुआ है वो हमारी आज़ादी के बाद से हुआ है। ठीक है। इन द नॉर्दर्न प्लेन्स देयर इज अ डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवेज एंड इवन द हिली रीजन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। की नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत घना नेटवर्क है रेलवेज़ का, यानी नॉर्दर्न प्लेन्स यानी जहाँ पर जैसे दिल्ली है, यूपी है, ठीक है, पंजाब है, राजस्थान है, तो ये यहाँ पर बाकायदा बहुत ही घना नेटवर्क है पूरा का पूरा रेलवेज़ का। और अगर हिली एरियाज़ की बात करें जैसे नॉर्थ ईस्ट है तो वहाँ पर भी अच्छा सिस्टम है रेलवेज़ के लिए। नॉर्थ ईस्ट में यानी बेटा जहाँ असम है ना, असम, गुवाहाटी, नागालैंड, मिजोरम, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे तरीके से रेलवे सिस्टम वर्क कर रहा है। सिमिलरली द पंपास इन साउथ अमेरिका हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवेज सच विच ट्रांसपोर्ट व्हीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स टू द कोस्ट फॉर एक्सपोर्ट। तो कह रहे हैं इसी तरीके से पंपास जो है साउथ अमेरिका में, तो वहाँ पर भी बहुत घना है डेंस, और उससे क्या होता है, वो क्या करते हैं वहाँ पर, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं वीट को और डेयरी प्रोडक्ट, गेहूँ को और दूध की बनी हुई चीज़ों को किनारे तक लेकर आते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी मतलब किनारे है ना, मतलब पानी का जो पानी तक लेकर आते हैं और फिर उससे वो एक्सपोर्ट होता है दूसरे देशों में। In Africa, the railways were developed by the French, the Dutch, the Germans and the Italians when they ruled there. कह रहे हैं अफ्रीका के अंदर भी रेलवेज बनाए गए हैं, और वो कब बनाए गए हैं बेटा, जब फ्रेंच, डच और जर्मन्स और इटालियंस ने उनके ऊपर शासन किया था, उनको अपना गुलाम बनाकर रखा था, उसी ज़माने में बहुत सारे जो है वहाँ पर रेलवेज बनाए गए हैं। अब आता है बेटा वाटरवेज। तो वाटरवेज के बारे में क्या जानते हैं आप, देखिए वाटरवेज यानी जब हम पानी के थ्रू जब कोई भी यात्रा करते हैं ना, चाहे फिर इंसान यात्रा करें या फिर सामान यहाँ से वहाँ भेजा जाए, तो ठीक है। Rivers and oceans provide waterways which play a very important role in transportation. International trade in bulk is carried out by sea routes. तो कह रहे हैं कि रिवर्स और ओशंस जो हैं, यानी जितनी भी नदियां हैं, जितने भी महासागर हैं, तो वो सभी क्या है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, यानी सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने में। क्योंकि जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड है, यानी जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड, यानी सब ये समझ लीजिए कि आप दुनिया में जितना भी कारोबार हो रहा है ना, यानी यहाँ से वहाँ जितना भी सामान जा रहा है, वहाँ से यहाँ आ रहा है, तो वो सभी ज़्यादातर है ना, तो वो सब सी रूट्स के थ्रू ही हो रहा है। तो सी रूट्स के थ्रू क्यों हो रहा है, अब देख लेते हैं ज़रा। तो सी रूट्स के थ्रू इसलिए हो रहा है बेटा, एक तो क्योंकि ये सस्ता, सबसे ज़्यादा सस्ता साधन है ना, यानी चीपेस्ट है ये अगर हम देखें तो। और दूसरी बात ये है कि इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो सामान है उसको आप हैवी सामान को भी आप इसके अंदर रख सकते हो। पानी में फ्रिक्शन इतना नहीं होता जितना कि रोड पर होता है, तो फ्रिक्शन कम होने की वजह से जो है चीज़ें ईजिली एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। ठीक है, चलिए आप देखते हैं दो तरीके के वाटरवेज होते हैं। कौन कौन से वाटरवेज हैं बेटा, एक तो है इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड कौन से होते हैं, लार्ज एंड नेविगेबल रिवर्स, लेक्स एंड कैनाल्स फॉर्म इनलैंड वाटरवेज। दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट एंड अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स कैन इजीली बी हैंडल्ड यूजिंग लार्ज बोट्स एंड स्टीमर्स। तो कह रहे हैं कि जो लार्ज और नेविगेबल रिवर्स है, यानी बड़ी बड़ी जो नदियां हैं, और नेविगेबल मतलब जिनमें आप सफ़र कर सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी नदियां जो हैं या फिर लेक्स हैं या फिर कैनाल्स हैं, तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर इनलैंड वाटरवेज बनाए गए हैं। ठीक है, और ये जो मोड है ट्रांसपोर्ट का, यानी वाटरवेज जो है, ये सबसे चीपेस्ट है। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सामान भी जो है ईजिली हैंडल करके एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं, लार्ज बोट्स में भी या स्टीमर्स में भी। ठीक है, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेविगेबल इनलैंड रिवर सिस्टम्स आर, तो कुछ बता रहे हैं ये कौन कौन से हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं एक तरीके से, देखिए ज़रा कौन कौन से हैं ये। तो यहाँ पर है द ग्रेट लेक्स अलॉन्ग द सेंट लॉरेंस सीवे कॉम्प्लेक्स। तो ग्रेट लेक जो है कहाँ पर है, वो सेंट लॉरेंस सीवे कॉम्प्लेक्स में है। तो ये शेयर किसके साथ किया जाता है बेटा, दिस इज शेयर्ड बाय यूएस एंड कनाडा। यूएस और कनाडा इसको शेयर करते हैं। ये लार्जेस्ट और बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे सिस्टम है। ठीक है बेटा, दिस बोथ द कंट्रीज। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों कंट्रीज़ के जितना भी इंडस्ट्रियल रीजन है उसके लिए काम करते हैं, यानी उसको कवर कर लेते हैं आसानी से दोनों ही कंट्रीज़ में। ठीक है बेटा, मिसिसिपी एंड मिसूरी इन द सदर्न पार्ट ऑफ यूएसए। मिसिसिपी एंड मिसूरी जो है वो कहाँ है बेटा, वो यूएसए के साउथ में है। द मिसिसिपी सर्व्स द पर्पस ऑफ कैरिंग गुड्स फ्रॉम द माउथ ऑफ द रिवर टू द सेंट्रल पार्ट ऑफ अमेरिका। तो मिसिसिपी जो है वो इस काम को अंजाम देता है कि वो जो है जहाँ से रिवर स्टार्ट हो रही है वहाँ से सामान आता है और पूरा सेंट्रल पार्ट, अमेरिका के सेंट्रल पार्ट तक पहुँच जाता है। द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इन द लोअर डेल्टा रीजन ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र। तो देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है, और वो कहाँ तक काम करता है बेटा, वो लोअर डेल्टा रीजन तक काम करता है, यानी बिल्कुल नीचे तक लेकर आता है उसको वो। पीपल यूज़ दीज लार्ज रिवर्स टू ट्रांसपोर्ट गुड्स। तो ये बड़े बड़े रिवर्स का इस्तेमाल लोग जो है सामान वगैरह ट्रांसपोर्ट करने के लिए करते हैं। रिवर्स सीन एंड लोअर इन फ्रांस। तो सीने और लॉरे जो है फ्रांस के अंदर, ये जो नेटवर्क है ये भी क्या करता है बेटा, ये जो है लेवल प्लेन्स ऑफ दैट कंट्री, ये उस कंट्री के जो प्लेन्स हैं, जहाँ पर जो प्लेन एरियाज हैं उनको जोड़ता है इस नेटवर्क को, ये नेटवर्क। ठीक है बेटा, नाइल वाटरवे इन द लोअर रीचेज टू द नाइल। नाइल वाटरवे जो है वो नाइल के
नाइल को नीचे की तरफ लेकर के जाता है, ठीक है। दिस इज नेविजेबल एंड इज यूज टू कैरी राइस एंड कॉटन, और ये जो है नेविजेबल है, यानी इसमें जो है सफ़र किया जा सकता है इस रिवर में, और इसके अंदर जो है चावल और कॉटन वगैरह को कैरी करके लेकर जाते हैं इसके थ्रू। द यांगटीज क्यांग इन चाइना, इसका क्या काम है बेटा, चाइना एंड द इरावडी इन म्यांमार आर ऑल्सो नेविजेबल, तो इससे हम चाइना और म्यांमार के बीच में सफ़र कर सकते हैं, ठीक है। म्यांमार में भी इरावडी कोई जगह है वहाँ पर। ओशन ट्रांसपोर्ट के बारे में अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, दिस इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस ओशंस, तो कहना है कि ये जो है सबसे सस्ता होता है अगर हम ओशंस की बात करें तो, ठीक है। यानी ओशंस हमारे 5 ओशंस हैं, है ना, तो उनकी अगर हम बात करते हैं, यानी महासागरों की अगर बात करते हैं तो ये उनको जोड़ते हैं आपस में। This is also the easiest way to transport people and materials. There are no major obstacles except in the regions of icebergs, storms and fog. तो कह रहे हैं कि इससे एक तो ये आसान तरीका भी, एक तो सस्ता भी है, दूसरा ये आसान तरीका भी है, ठीक है, लोगों को सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, और इसके अलावा इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। तो कह रहे हैं बेटा कि इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं आती है, बशर्ते कि रास्ते में जो है कोई बड़ा आइसबर्ग ना आए, ठीक है, तूफान वगैरह ना आए और बहुत फॉग ना हो, तो ये बहुत ईजी तरीका है सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने का। सब ऑफ द बिजिएस्ट ओशन सुपर हाईवेज आर, तो कह रहे हैं कुछ बिजिएस्ट ओशन सुपर हाईवेज हैं, तो उनके एग्जाम्पल्स इन्होंने दे रखे हैं, कौन कौन से देखते हैं ज़रा। तो देखिए फर्स्ट है बेटा द केप ऑफ गुड होप रूट। बिफोर द स्विस कनाल दिस वॉज द ओनली रूट कनेक्टिंग ऑस्ट्रेलिया विद यूरोप वाया साउथ अफ्रीकाज केप ऑफ गुड होप, नाउ इट इज़ यूज फॉर ट्रेड विद वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। तो कह रहे हैं कि ये फर्स्ट ओशन रूट है ये हमारा, कह रहे हैं स्विस कनाल के बाद, सॉरी स्विस कनाल से पहले सिर्फ यही जो है क्या था, ये एक ऐसा रास्ता था जो कि ऑस्ट्रेलिया को यूरोप से कनेक्ट करता था, ठीक है, कहाँ से होते हुए, साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होते हुए ये जाता था रास्ता। और लेकिन अब जो है इसका इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है बेटा, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से भी व्यापार किया जा रहा है इसके थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट आता है द मेडिटेरेनियन एंड इंडियन ओशन रूट। तो ये किसको जोड़ रहा है बेटा, दिस रूट इज कनेक्टेड थ्रू द स्विस कनाल एंड इज अ मच शॉर्टर एंड चीपर रूट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न एशिया एंड द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। कह रहे हैं कि ये रूट जो है जोड़ता है किसको, स्विस कनाल को जोड़ता है, और ये बहुत छोटा रास्ता है और सस्ता भी है साथ में। तो ये किस को जोड़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया को जोड़ रहा है, ईस्टर्न एशिया को जोड़ रहा है और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को भी जोड़ रहा है, ठीक है। देन द लॉन्गर रूट वाया केप ऑफ गुड होप, तो और मतलब ये सस्ता भी है और छोटा भी है, किसके कंपैरिजन में, केप ऑफ गुड होप, यानी इसके कंपैरिजन में ही छोटा वाला रास्ता है, ठीक है बेटा। उसके बाद है थर्ड है द नॉर्थ अटलांटिक रूट। द नॉर्थ अटलांटिक रूट किसको जोड़ रहा है बेटा, दिस कैरीज द मैक्सिमम लोड ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स अक्रॉस द नॉर्थ अटलांटिक ओशन कनेक्टिंग नॉर्थ ईस्ट यूएसए विद नॉर्थ वेस्ट यूरोप। Both these regions are highly developed and industrialized, thus the level of international trade is the highest. तो अभी कह रहे हैं कि ये जो है ये बहुत मैक्सिमम, यानी सबसे ज़्यादा जो सामान है, सबसे ज़्यादा जो पैसेंजर्स हैं वो इसी रास्ते से होकर के जाते हैं, ठीक है। ये किसको जोड़ रहा है, कहाँ से जुड़ रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट यूएसए को जोड़ रहा है, ये किससे, नॉर्थ वेस्ट यूरोप से, ठीक है। और ये दोनों ही रीजन्स जो हैं ये बहुत डेवलप हैं और इंडस्ट्रियलाइज है, टोटली मशीनाइज्ड नहीं है, और यहाँ पर जो लेवल है वो इंटरनेशनल ट्रेड का भी बहुत हाईएस्ट है, बहुत ज़्यादा हाई ट्रेड होता है यहाँ पर, ठीक है बेटा। उसके बाद है अदर इंपॉर्टेंट रूट्स के अंदर देखिए बेटा, इसके अंदर क्या क्या आता है, नॉर्थ पैसिफिक रूट आता है, ये कहाँ किसको कनेक्ट करेगा बेटा, वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका को करेगा और ईस्ट एशिया को, यानी जापान, कोरिया एंड चाइना को कनेक्ट करता है ये। साउथ पैसिफिक रूट के अंदर बेटा वेस्टर्न यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कनेक्ट होते हैं, जो पनामा कनाल से होते हुए जाते हैं, ठीक है बेटा। साउथ अटलांटिक रूट के अंदर क्या होता है, ईस्टर्न साउथ अमेरिका यानी ब्राजील और अर्जेंटीना होते हैं, कनेक्ट होते हैं आपस में, एंड वेस्टर्न यूरोप इसको जोड़ते हैं, ठीक है बेटा। तो ये कुछ वाटरवेज थे जिसके एग्जाम्पल्स आपको उन्होंने बता दिए हैं कि इनलैंड वाटरवेज भी हैं और जो ओशन ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी वाटरवेज जो है कनेक्टेड है आपस के अंदर, ठीक है बेटा। तो ये यानी इस तरीके से है कि कॉन्टिनेंट्स भी जुड़े हुए हैं आपस में और इनलैंड कंट्रीज भी आपस में जुड़ी हुई हैं, व्यापार कर रही हैं, ठीक है। जो भी जिस देश के पास से होकर के वो वाटर गुजरता है तो उसका टैक्स जो है वो उस देश को देना पड़ता है, ठीक है बेटा। चलिए जैसे सपोज कि चाइना सपोज पैसिफिक ओशन से होकर के गुजर रहा है, इंडियन ओशन से होकर के गुजर रहा है, तो इंडियन ओशन इंडिया के अंडर आता है ना, तो उसका कुछ जो टैक्स है वो थोड़ा बहुत इंडिया को दिया जाएगा, जो भी कंट्री वहाँ से होकर गुजरेगी, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है जो बहुत ज़्यादा मतलब एफिशिएंट कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो वो अपनी दादागिरी दिखाती हैं और वो क्या करती हैं, वो उन्होंने ये लगा दिया होता है कि जहाँ से भी कोई भी पानी, किसी भी पानी से कोई भी सामान जाएगा, कोई भी जहाज जाएगा तो उसका टैक्स हम लेंगे। जैसे उन्होंने टर्की पर लगा रखा है, ठीक है बेटा। टर्की के आसपास का जितना भी पानी का एरिया है उस पर जितना भी टैक्स लगता है वो सब कौन लेता है बेटा, वो सब जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ लेती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट तो आपको पता ही क्या होता है कि जब आप एयर में ट्रैवल करते हैं तो
This speedy but expensive transport system developed in the early 20th century. The main advantage of this transport is its speed. It involves the development of advanced infrastructure such as airports fitted with latest technology and aircraft that can fly at high speeds. तो कह रहे हैं कि ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। और ये जो है कब इसका विकास कब हुआ है, कब डेवलप हुआ है, ये 20वीं सदी के शुरू में इसका डेवलपमेंट हो रहा था, मतलब अभी भी हो रहा है वो तो, ठीक है बेटा। इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो क्या है, वो इसकी स्पीड है। यानी मैंने आपको बताया कि कोई सफ़र अगर आप 3 दिन में तय कर रहे हैं तो उसको आप 2 घंटे में, 1.5 घंटे में तय कर सकते हैं। किसके थ्रू? एयरप्लेन के थ्रू, ठीक है बेटा। कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे कि एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है। उसके अंदर बाकायदा लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ होनी चाहिए, एयरक्राफ्ट्स होने चाहिए जो कि बहुत हाई स्पीड में और बहुत ऊँचा उड़ सकें, है ना। For this reason, the developed nations of the world are able to use air transport more intensively than the developing countries in Asia and Africa. तो कह रहे हैं इसी रीज़न की वजह से जो डेवलप्ड नेशंस हैं, पूरी दुनिया के जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अभी USA है, UK है ना, यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत सारी हैं, तो ये सभी जो है इसका इस्तेमाल अच्छे से कर पाते हैं और ज़्यादा कर पाते हैं इन कंपैरिजन डेवलपिंग कंट्रीज़। यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है उनका विकास अभी हो रहा है, हुआ नहीं है ना। जैसे कि हमारे एशिया के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो उनके अंदर क्या है, इतना इंटेंसिव यूज़ नहीं है, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है यूज़ लेकिन कम है ना। और अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी ज़्यादा यूज़ नहीं है इनका। देयर आर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, शिकागो, दिल्ली, मुंबई, टोक्यो, कराची, रोम एट्सेट्रा। तो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, कहाँ पर है बेटा, ये सब इन्होंने जगह बता दी हैं, उसमें दिल्ली और मुंबई भी आ रहा है। इट मीन्स कि इंडिया में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अवेलेबल हैं। यानी जहाँ से इसके अंदर क्या है कि इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से, यानी किसी भी देश से जो फ्लाइट है वो यहाँ पर आकर के रुक सकती है, आराम से उतर सकती है वो, यानी बाहर से जो लोग आएंगे वो यहाँ पर बाय प्लेन आ सकते हैं, ठीक है। जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं होगा, इट मीन्स कि बाहर से कोई भी नहीं आ सकता, है ना। यानी आप अगर सपोज ऐसा इस तरीके से होता है, पहले एक होता है डोमेस्टिक एयरपोर्ट और एक होता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डोमेस्टिक एयरपोर्ट में क्या होता है कि सिर्फ आप अपनी कंट्री में ही सफ़र कर सकते हैं, है ना। और इंटरनेशनल में क्या होता है कि आप बाहर जा भी सकते हैं और बाहर से आ भी सकते हैं, ठीक है। USA has one of the most technologically advanced air transport systems among the developed countries and has 7,000 airports across the country. In most countries there are 2 types of airports, namely domestic and international. तो कह रहे हैं USA का जो एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है वो, ठीक है। और उस कंट्री के अंदर लगभग 7,000 एयरपोर्ट्स हैं। आप सोच सकते हैं 7,000 बहुत होते हैं ना। पूरी कंट्री के अंदर 7,000 एयरपोर्ट्स हैं। ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर जो है 2 टाइप के एयरपोर्ट्स होते हैं, एक तो डोमेस्टिक होते हैं और एक इंटरनेशनल होते हैं, ठीक है। सम कंट्रीज इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका स्टिल डू नॉट हैव फैसिलिटीज ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट एज infrastructure for air transport is not easy to develop. Although the sky is limitless, air transport can only use a permitted corridor across the sky when flying over a country. तो कह रहे हैं कि बहुत सारे कंट्रीज़ हैं अफ्रीका की और साउथ अमेरिका की जिनके पास अभी भी फैसिलिटी नहीं है एयर ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। तो इसके लिए वो अभी बताया था आपको मैंने कि उसके लिए बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत अच्छी बिल्डिंग्स वगैरह चाहिए, ठीक है। और ये डेवलप करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए सबसे पहले हमें रिसोर्सेज चाहिए, है ना। हालांकि जो हमारा स्काई है वो लिमिटलेस है, यानी वो बहुत बड़ा है, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि किसी को जगह मिलेगी, सबको जगह मिल जाएगी, बशर्ते कि आपके पास एक परमिट होना चाहिए, है ना। परमिट का मतलब क्या होता है, यानी जिस कंट्री के ऊपर से आप उड़कर जाएंगे तो उसके पास उसका एक परमिट होना चाहिए आपके पास, वो आपको अलाउ करेगी तभी, है ना। तो अगर अलाउ नहीं करेगी तो एक तरीके से फिर ये घुसपैठ मानी जाएगी और हो सकता है कि वो आपका प्लेन जो है वो क्रैश करवा दे, है ना। पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होती है, देखिए बेटा, कम्युनिकेशन बहुत सारे टाइप की होती है, वर्बल, नॉन वर्बल, ठीक है, 1 वे 2 वे। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जैसे कोई आपसे बात कर रहा है, आप उसकी बात सुन रहे हैं और जवाब दे रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन हो गया, है ना। अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप मेरी बात सुन रहे हैं लेकिन जवाब दे भी रहे हैं तो मुझे आवाज़ नहीं आ रही होगी, है ना। तो ये भी कम्युनिकेशन हो गया, लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि ये 1 वे कम्युनिकेशन है, यानी मैं अपनी कह रही हूँ, आप अपनी कह रहे हैं, है ना। चलिए देखते हैं क्या है ये। इंडिया टुडे यूजेज द सेम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विच आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, दीज इंक्लूड। कह रहे हैं कि इंडिया जो है सेम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करती है, यानी जो पूरी दुनिया में यूज़ हो रहा है वो इंडिया में भी यूज़ हो रहा है। आप एग्जांपल ले सकते हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, टेलीफोन्स हैं, यानी कॉन्टैक्ट पर आप कॉल करते हैं किसी को। इसके अलावा टेक्स्ट मैसेजेस हैं, तो ये पूरी दुनिया में ही चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी चल रहे हैं, है ना। स्नैपचैट है, ट्विटर है, तो ये सभी क्या क्या कहलाते हैं बेटा, ये कम्युनिकेशन डिवाइस, कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाते हैं, ठीक है बेटा। अब देखते हैं, यहाँ पर आते हैं 2 टाइप्स हैं कम्युनिकेशन के, एक है पर्सनल कम्युनिकेशन और एक है मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है, यानी जैसे पोस्ट है, टेलीग्राफ्स हैं, टेलीफोन है, कंप्यूटर है, फैक्स है। इट मीन्स कि यानी आप जब 1 to 1 बात करें, यानी मैं किसी एक इंसान से बात कर रही हूँ या कोई मुझसे बात कर रहा है, तो ये पर्सनल हो गया, है ना। मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है
रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर एंड आउटडोर एडवर्टाइजिंग, यानी जब आप पूरे मास यानी पूरी जनता से जुड़ जाएं। फिर वो कब होता है, जब आप रेडियो पर बात कर रहे हैं, टेलीविजन पे बात कर रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर में कोई बात आई है, या इसके अलावा कोई एडवर्टाइजिंग हो रही है ना, तो वो मास कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है। जैसे आप जाएंगे बड़े बड़े रोड में देखेंगे तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं ना, बोर्ड लगे होते हैं, उसके ऊपर एड्स होते हैं, कभी पान मसाले का ऐड होता है ना, कभी किसी क्रिकेटर का ऐड होता है, कभी किसी कपड़ों का ऐड होता है ना, किसी सरकार का ऐड होता है, तो वो क्या होता है, वो आउटडोर एडवर्टाइजिंग हो जाती है। ठीक है, तो उससे भी क्या होता है, मास कम्युनिकेशन हो पाती है। Latest advancements like mobile phones, SMS, video, cable television, email, satellite phone form a part of the above means in one form or another. They represent technology advancements in the above means that make them very convenient, more convenient, fast, effective and efficient. तो कह रहे हैं कि जो अभी फिलहाल की जो एडवांसमेंट्स हुई हैं, यानी अभी जो हाल फिलहाल की हुई है, जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं, SMS है, वीडियो है, केबल टेलीविजन है, ईमेल है, सैटेलाइट फ़ोन्स हैं, तो इससे क्या हुआ है, इससे बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई हैं। हम किसी से पर्सनली भी बात कर सकते हैं इसके अंदर, और मास कम्युनिकेशन भी हो सकती है इसके थ्रू। ठीक है बेटा, तो इससे क्या है, इससे हमें पता चलता है कि भाई हम कितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुके हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये सभी क्या है, आसान है, बहुत जल्दी काम हो जाता है इसके थ्रू, बहुत इफेक्टिव है, बहुत एफिशिएंट भी है, यानी इस काबिल भी है कि ये हमारे बहुत सारे काम बहुत आसानी से कर देते हैं। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन की। पर्सनल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्ट होती है पोस्टल कम्युनिकेशन बाय यूजिंग पोस्टल स्टेशनरी आर्टिकल्स लाइक पोस्ट कार्ड्स, एनवेलप्स एक्सेट्रा इज ओनली अबाउट 160 ईयर्स अगो। सेंडिंग मैसेजेस बाय कैरियर पिजन्स, रनर्स और horse stagecoach services developed many centuries ago in China, Persia, Greece and Rome. The first telecommunication device was a telegraph. It was developed in the USA by Samuel Morse, who also developed the Morse code in the 1830s. कह रहे हैं पोस्टल कम्युनिकेशन जो है उसके थ्रू आप क्या करते हैं, पोस्टल स्टेशनरी कर सकते हैं, यानी किसी को भी आप कोई आर्टिकल लिखकर पोस्ट कार्ड पर, एनवेलप पर लिखकर दे सकते हैं। तो ये पुराने ज़माने में हुआ करता था। ये कब की बात है बेटा, 160 साल पहले की बात है ये, है ना, यानी 160 साल पहले तक पोस्ट कार्ड, एनवेलप्स वगैरह का इस्तेमाल होता था। उसकी बात कह रहे हैं कि उसके बाद अगर कोई मैसेज भेजना हुआ करता था किसी को भी, तो फिर वो पिजन्स यानी कबूतर के गले में लेटर बांध करके, ठीक है, या इसके अलावा जो हरकारा पद्धति होती थी बेटा, एक हरकारा होता था, उसमें क्या था कि मतलब जैसे सपोज कि किसी का राजा का शासनकाल था, है ना, कोई राजा था, उसको कोई खबर पहलवानी है पूरे अपने राज्य में, तो क्या करते थे ना, जगह जगह पर उन्होंने सैनिक खड़े कर रखे होते थे। तो कोई भी खबर महल से एक सैनिक के पास आई तो उस सैनिक ने भागना शुरू करा दूसरे सैनिक तक, वो उसको दी उसने, है ना, फिर दूसरे सैनिक ने शुरू करा तीसरे सैनिक तक, तो वो उसको दी उसने, है ना। इस तरीके से चलते चलते पूरे राज्य में खबर पहुंच जाया करती थी। फिर जब थोड़ा विकास हुआ तो फिर वो जो है, वो जो सैनिक पहले खुद दौड़ रहे थे, फिर वो घोड़े पर बैठ करके दौड़ने लगे, है ना, यानी घोड़े पर बैठकर जाने लगे, तो इसको उन्होंने पोस्ट सर्विसेज कहा है। ठीक है, तो ये भी बहुत पुरानी बात हो गई, यानी कहाँ पर हुआ करती थी, चाइना में, पर्शिया में, ग्रीस में और रोम में हुआ करती थी। तो पहला कम्युनिकेशन डिवाइस जो था वो क्या था, वो टेलीग्राफ था। टेलीग्राफ को डेवलप किसने किया था, यूएसए के सैमुअल मोर्स ने किया था। उसके बाद उन्होंने एक मोर्स कोड बनाया था 1830 में। ठीक है, सैमुअल मोर्स ने बनाया था ये। उसके बाद आता है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, यानी इससे जो है पूरा एक तरीके से रिवॉल्यूशन आ गया। क्या रिवॉल्यूशन आया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल in 1876 with his invention of telephone ushered in a revolution at the telephone lines in an area meet at the telephone exchange। तो क्या है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में अपने इन्वेंशन के साथ, यानी उन्होंने इन्वेंशन किस चीज़ की थी बेटा, टेलीफोन की, है ना। तो टेलीफोन के इन्वेंशन के साथ पूरी की पूरी एक तरीके से एक रिवॉल्यूशन की, यानी बदलाव की एक बाढ़ लेकर आ गए वो, है ना। शुरुआत किससे हुई, इनके टेलीफोन के इन्वेंशन से। All the telephone lines in an area meet at the telephone exchange. This system was later used to link not only telephones but also fax machines and home computers. तो कह रहे हैं कि क्या होता था पहले ज़माने में कि सारे टेलीफोन लाइन्स जो होती थी वो किसी एरिया की एक जगह पर मिल जाती थी टेलीफोन एक्सचेंज में आकर के। ठीक है, फिर वो आराम से किसी से भी आप बात कर सकते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा, ये जो टेलीफोन्स थे ना वो साथ साथ फैक्स मशीन्स की तार भी आपस में मिलने लगी, है ना। यानी यहाँ से कोई अगर आप पेपर भेजना चाहते हैं तो आप उसको भेज देंगे किसी भी इंसान को, तो वो अपनी फैक्स मशीन के थ्रू उसको निकाल सकता है ना। या इसके अलावा होम कंप्यूटर्स भी आपस में कनेक्ट होगा इसके थ्रू ही। द फर्स्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यूज द स्टैंडर्ड टेलीफोन टू लिंक कंप्यूटर्स वाया मॉडम। तो कह रहे हैं फर्स्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो थे उन्होंने क्या करा, स्टैंडर्ड टेलीफोन का इस्तेमाल करा, किस चीज़ को करने के लिए, लिंक करने के लिए कंप्यूटर को मॉडम से। ठीक है, यानी कंप्यूटर को मॉडम से लिंक कर दिया, यानी अब तारों की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप नेट से जुड़ना चाहते हैं तो आप सीधा एक मॉडम लगाइए, उसके अंदर जैसे पेन ड्राइव होती है जैसे मॉडम होता है, उसको लगाइए, उसमें आपका नेट चल जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे वो लगा होता है ना वाईफाई के लिए छोटा सा बॉक्स लगा होता है, ऐसे ही वाईफाई के लिए मॉडम भी लगाते हैं। Later when mobile telephones without cable links were invented, they used the same principle as used in standard telephones। कह रहे हैं फिर बाद में क्या हुआ, बाद में जो है मोबाइल टेलीफोन्स आ गए अब। ठीक है, यानी पहले तो वायर वाला टेलीफोन होता था, लेकिन अब क्या होगा, मोबाइल टेलीफोन्स आ गए, वो केबल के बगैर ही लिंक होते हैं, है ना।
यानी केबल, बिना केबल के वो जुड़े हुए होते हैं। तो इसको भी इस्तेमाल इसी तरह से किया गया है जिस तरह स्टैंडर्ड टेलीफोन्स का इस्तेमाल किया गया था। यानी पहले ज़माने में जो टेलीफोन्स थे उसी सोच के आधार पर इनको भी बनाया गया था। Instead of wires, radio waves are used to transmit signals between one cell and another. The cellular exchange then directs the message between caller and receiver. तो कह रहे हैं कि वायर्स की जगह पर क्या हुआ, रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाने लगा ताकि वो सिग्नल को ट्रांसमिट कर सके, ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल में या दूसरे फ़ोन में, ठीक है। सेलुलर एक्सचेंज तो जो था, फिर उसके बाद उसको डायरेक्ट किया गया मतलब उसका जो काम था वो क्या था कि वो किसी भी एक कॉलर से रिसीवर तक मैसेज को ट्रांसफ़र कर देगा, एक्सचेंज कर देगा, ठीक है बेटा। If one party is using a landline, a special cellular switching station redirects calls into a cellular phone network. तो कह रहे हैं अगर कोई जो है लैंडलाइन पर कॉल कर रहा है तो सेलुलर जो स्विचिंग थी वो खुद ब खुद ही उसको जो है लैंडलाइन पर कनेक्ट कर दिया करती थी, ठीक है बेटा। द इंटरनेट अ वास्ट कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट्स कंप्यूटर्स ग्लोबली वाया टेलीफोन लाइन्स। तो कह रहे हैं इंटरनेट जो था वो बहुत बड़ा कंप्यूटर का एक नेटवर्क था, उसने कंप्यूटर्स को पूरी दुनिया में कनेक्ट कर दिया आपस में, ठीक है, और टेलीफोन लाइन्स को भी साथ में। टू मेजर डेवलपमेंट्स आर ईमेल एंड वर्ल्ड वाइड वेब। कह रहे हैं दो सबसे बड़े डेवलपमेंट क्या थे, ईमेल था और वर्ल्ड वाइड वेब था। यानी आप सोचिए आप बैठे यहाँ पर हैं हिंदुस्तान में, दिल्ली में हैं आप, और अगर आप चाहें कि आप 7 समंदर पार यानी यूके में या अमेरिका में कुछ भेजना चाहते हैं तो आप सिर्फ नेट पर अपलोड कर दीजिए उसको, वो उस तक खुद ही पहुँच जाएगी और पर्सनली भी पहुँच जाएगी, है ना। यानी मास कम्युनिकेशन भी आप कर सकते हैं और पर्सनल कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। While email is a receiving कम ट्रांसमिशन सिस्टम, the web is an information gathering कम स्टोरेज सिस्टम। यानी ईमेल का क्या काम है कि उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं भाई, रिसीव कर सकते हैं मैसेजेस को, ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, भेज भी सकते हैं और आ भी सकते हैं मैसेजेस में। लेकिन वेब गैदरिंग कम स्टोरेज सिस्टम है, यानी उससे आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट भी कर सकते हैं और उसको स्टोर भी करके रख सकते हैं, ठीक है। अ न्यू बिगर मच फास्टर इंटरनेट इज ऑलरेडी इन द एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस। तो कह रहे हैं और एक बड़ा और नया जो इंटरनेट सिस्टम है और बहुत तेज़ स्पीड वाला, तो वो अभी भी वर्किंग में है, एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि आपके पास 4G आ चुका है ना। और अभी आप पिछले साल आपने शायद नोटिस भी किया हो कि 5G रेज जो है वो पूरे एरिया में फैल रही थी हमारे, उसकी वजह से हमारे हाथों पैरों में बाबा करंट लग रहा था, है ना। यानी हम डेवलप तो हो रहे हैं हम, लेकिन बहुत सारे नुकसान भी हम देखने को मिल रहे हैं। अब आप देखिए ज़रा कि आपको कहीं पर भी चिड़िए कबूतर वगैरह इतने नज़र नहीं आते जितने कि पहले आते थे। तो ये जो मोबाइल है कहीं ना कहीं हमारे जो हमें नेचर से दूर करता जा रहा है, और आज से शायद 50 साल बाद जो है हम कोई भी बर्ड आसमान में ना देख पाए। किस वजह से? क्योंकि हम टेक्नोलॉजिकली डेवलप तो हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ उसकी जो पूरी बॉडी जो है वो अजीब व गरीब सी हो जाएगी, है ना, हमारी बॉडी भी, और उस चीज़ को तो वो शायद ना रहे। तो एक इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, हम विकास तो करें अपना, लेकिन इस तरह ना करें कि और दूसरी चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मास कम्युनिकेशन की। अभी तक जो हमने देखा वो क्या था, पर्सनल कम्युनिकेशन था। मास कम्युनिकेशन देखिए, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स एंड इवन आउटडोर एडवर्टाइजिंग लाइक कियोस्क, बिलबोर्ड्स एंड होर्डिंग्स आर अंडरगोइंग रिवॉल्यूशनरी चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ ह्यूज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। तो कह रहे हैं कि रेडियो है, टेलीविजन है, न्यूज़पेपर्स हैं, और इसके अलावा जो आउटडोर एडवर्टाइजिंग होती हैं, तो ये सभी जो है धीरे धीरे रिवॉल्यूशनाइज हो रही है, यानी चेंज हो रही है ना। और इसके अंदर क्या आ रहा है, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट्स आ रहे हैं। टुडे इवन अ पर्सनल टेलीफोन विद द राइट टाइप ऑफ इक्विपमेंट कैन बी यूज फॉर कॉन्फ्रेंसिंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। क्या है, आजकल के ज़माने में इवन एक जो सिंपल सा फ़ोन होता है ना, एक आपके पास जो पर्सनल फ़ोन है उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्या, जैसे आप कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, भाई आपने एक को फ़ोन किया तो उसके अलावा आप 4-5 दोस्त एक साथ जुड़ करके बात कर सकते हैं, तो वो कॉन्फ्रेंस कॉल हो गई। तो यानी आपने क्या करा, सिंपल फ़ोन से भी मास कम्युनिकेशन कर ली, है ना। नाउ इवन इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर्स कैन बी एक्सेस्ड ऑन कंप्यूटर्स और इन टेलीविजन एट द पुश ऑफ अ बटन ऑन द रिमोट कंट्रोल। 3-dimensional ग्राफिक्स एंड एनिमेशन आर फाइंडिंग वाइड एप्लीकेशंस इन मास कम्युनिकेशन। कह रहे हैं कि इसके अलावा क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर जो हैं वो भी हमारे कंप्यूटर पर अवेलेबल हैं, यानी आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की, कागज़ को इकट्ठा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। आप फ़ौरन डालिए, यानी जब भी आप चाहें तो आप अपने फ़ोन के अंदर डाल सकते हैं और फ़ौरन आपके जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं वो खुलकर आ जाएगा आपके फ़ोन में, है ना, ये कंप्यूटर पर भी आ जाएगा, ठीक है जी। तो आपको उसके लिए बाकायदा जो है कुछ भी कलेक्ट करके रखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा जो न्यूज़पेपर इकट्ठे होते हैं हर महीने उसकी भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है ना। तो आप सिर्फ एक रिमोट का बटन, एक तरीके से रिमोट कंट्रोल है कि आप दबाइए और फ़ौरन आपके सामने वो चीज़ें आ जाएंगी। 3-dimensional ग्राफिक्स एंड एनिमेशन आर फाइंडिंग वाइड एप्लीकेशंस इन मास कम्युनिकेशन। इसके अलावा 3D ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, तो वो सब भी जो है बहुत अपनी जगह बना रही है मास कम्युनिकेशन के अंदर। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, कोई मूवी आती है तो आपने शायद देखी हो, मुझे इतनी नहीं मालूम, मैंने नहीं देखी,
जो 3D मूवीज़ होती हैं उसके लिए आप स्पेक्स लगाकर बैठते हैं तो आप ऐसा फील करते हैं जैसे आप वहीं पर ही हैं, है ना। यानी आपको जो है ऐसा लगेगा कि जैसे बिल्कुल जो फिल्म में सीन चल रहा है, जहाँ पर अगर जानवर दिखा रहे हैं, जंगल दिखा रहे हैं, पानी दिखा रहे हैं, तो आप वहीं अपने आप को महसूस करेंगे, है ना बेटा। तो ये 3D की वजह से ही हो रहा है। अब इवन 3D तो उसके अंदर और रियलिस्टिक हो जाएगी वो चीज़ें, ठीक है। लास्ट हेडिंग है आपकी बेटा ग्लोबल सोसाइटी। मॉडर्न मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हैव ब्रॉट द पीपल ऑफ द वर्ल्ड क्लोजर टुगेदर। कह रहा है कि मॉडर्न मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है उसने क्या किया है, उसने लोगों को बहुत करीब ला दिया है, ठीक है। यानी अब अभी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी दुनिया की किसी भी कोने में आप बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, है ना। तो यानी आप करीब आ गए हैं दूसरे के। रिकॉग्नाइजिंग दिस रियलिटी ग्लोबलाइजेशन हैड बीन प्रमोटेड एज अ मीन्स ऑफ अचीविंग इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इसी चीज़ की हकीकत को महसूस करते हुए जो है ग्लोबलाइजेशन किया गया है। उससे क्या हुआ है, उससे जो है जो बाकी देशों की जो इकोनॉमीज़ है वो भी एक दूसरे से कनेक्ट हो गई हैं, है ना। यानी अब जो है हम ट्रेड कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे हमारी जो इकोनॉमीज़ जो है यानी जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो भी बहुत हद तक सुधर रही है। ग्लोबल सोसाइटी इज़ ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ दिस टर्म। तो कह रहे हैं ग्लोबल सोसाइटी जो है इसीलिए इसी का एक मतलब एक बढ़ा हुआ जो रूप है, यानी इस टर्म को जो अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो क्या है वो ग्लोबल सोसाइटी कहलाएगा। यानी अब पूरा जो ग्लोब है, पूरी जो अर्थ है वो एक सोसाइटी बन गई है ना। इट इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज ग्लोबल सिविल सोसाइटी। इसी को उन्होंने क्या कहा है बेटा, ग्लोबल सिविल सोसाइटी भी कहा है। इट इज़ स्पेशली बीइंग प्रमोटेड फॉर अचीविंग इंटरनेशनल पीस। तो इसको जो प्रमोट किया जा रहा है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, किस लिए दिया जा रहा है, ताकि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है शांति स्थापित की जा सके, यानी लड़ाई झगड़े ना हो, सभी देश आपस में मिल बांट कर रहें, खुशी खुशी रहें, ठीक है बेटा। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका। अब बेटा देखिए इसके अंदर आपको जो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, देखिए क्वेश्चन ए के अंदर आपके ओरल क्वेश्चन हैं। इसके अंदर आपके 3 पार्ट्स हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सेटलमेंट। सेटलमेंट से आप क्या समझते हैं। सेकंड है व्हाट इज ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट क्या है। थर्ड है व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है बेटा। इन तीनों के आंसर्स आपको मिल जाएंगे पेज 112 पर। आ जाइए पेज 112 पर। देखिए बेटा ए का फर्स्ट आंसर आप देखिए सेटलमेंट, तो यहाँ पर लिख लेगा सेटलमेंट इज अ क्लस्टर ऑफ हाउसेज वेयर पीपल लिव, ठीक है। ये हो गया आपका ए का फर्स्ट। ए का सेकंड देखिए ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट इज यहाँ पे भी लगा लेगा इज अ सिस्टम ऑफ कैरिंग गुड्स एंड पीपल, ठीक है। ये हो गया ए का सेकंड। थर्ड देखिए कम्युनिकेशन इज ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस, ये हो गया ए का थर्ड, ठीक है बेटा। ये तीनों आंसर्स हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा प्रैक्टिस फॉर समेंट, ऐसे प्रैक्टिस के अंदर आपको जो है क्वेश्चन ए देखिए, क्वेश्चन ए के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर MCQs दे रखे हैं। अ हाईवे इज अ टाइप ऑफ, हाईवे जो है वो टाइप है किसकी बेटा, रोडवे की, है ना। तो इस पर टिक लगा दिएगा। सेकंड है एवरी सेटलमेंट नीड्स अ सोर्स ऑफ, कह रहे हैं हर सेटलमेंट को जो है ज़रूरत पड़ती है सबसे ज़्यादा किस चीज़ की, वाटर की, है ना। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास कम्युनिकेशन, तो मास कम्युनिकेशन क्या है बेटा इसके अंदर से, टेलीविजन, रेडियो, प्रेस, तीनों ही है बेटा, तो ऑल ऑफ दीज पे लगा देंगे, है ना। फोर्थ है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग बल्कि गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। तो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा चीपेस्ट मोड कौन सा ट्रांसपोर्टिंग का, वो भी हैवी सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, है ना, तो वाटरवेज है बेटा, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है आपका द केव ड्वेलिंग ऑफ प्रिमिटिव पीपल आर एग्जाम्पल ऑफ, केव ड्वेलिंग जो है पुराने ज़माने के जो आदिवासी जो रहा करते थे गुफाओं के अंदर, तो वो किसका एग्जाम्पल है बेटा, तो उसको आप लगाइएगा टेम्पररी सेटलमेंट्स का, ठीक है बेटा, परमानेंट नहीं टेम्पररी सेटलमेंट्स का, क्योंकि वो एक जगह रहते थे, जब उस जगह के जानवर और सब्जी वगैरह खत्म होने लगती थी तो वो दूसरी जगह पर चला जाया करते थे, है ना। अर्ली मैन जो थे, जब तक कि उन्होंने खेती बाड़ी शुरू नहीं की थी तब तक के वो टेम्पररी सेटलमेंट्स में ही रहा करते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए फिलअप्स हैं। देखिए बेटा फर्स्ट फिलअप है आपका एवरी सेटलमेंट नीड्स अ सोर्स ऑफ वाटर, है ना, अभी बताया था मैंने आपको। उसके बाद सेकंड है सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्पररी, ठीक है। थर्ड देखिए इन द तिब्बतन हाईलैंड याक्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल, ये भी पढ़ा था अभी हमने, है ना। इन इंग्लैंड हाईवेज आर कॉल्ड मोटरवेज, इंग्लैंड में हाईवेज को क्या बोलते हैं बेटा, मोटरवेज बोलते हैं। ब्लैंक कम्युनिकेशन ब्रॉट अबाउट रिवोल्यूशन एंड चेंजेस इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, तो कह रहे हैं यहाँ पर कि टेलीफोन कम्युनिकेशन जो है वो उसने रिवॉल्यूशन ला दिया है और बहुत सारे चेंजेस आए हैं कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है, टेलीफोन के आने के बाद से। तो बेटा ये आपके दोनों क्वेश्चंस हो गए ए एंड बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा आपको असेंबल करना है लेटर्स, ठीक है। ये यानी एक तरीके से मिसिंग लेटर है ना। तो फर्स्ट है आपका सेटलमेंट टाइप, सेटलमेंट टाइप्स के अंदर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपको आर और एन दे रखा है उन्होंने, आपको क्या क्या लिखना है इसके अंदर, UBA, है ना, यानी अर्बन बन जाएगा ये, URBAN, ये स्पेलिंग आएगी इसकी, ठीक है। टेम्पररी में देखिए अगली जो हिंट है वो है EMRAY, ये दे रखा है, तो इसको आप इस तरह फिल करेंगे टेम्पररी, TEMPORARY, ठीक है बेटा। थर्ड देखिए, थर्ड आ जाएगा आपको कॉम्पैक्ट, तो इसमें आपको क्या दे रखा है, CMPT दे रखा है, तो इसको आप कॉम्पैक्ट लिखेंगे COMPACT,
ठीक है, ये हो गया कॉम्पैक्ट। उसके बाद देखिए रिलीजियस सेंटर्स, रिलीजियस सेंटर्स के अंदर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है MC, है ना, तो इसको आप फिल करेंगे तो ये बन जाएगा मक्का। मक्का जो है वो मुस्लिम रिलीजियस सेंटर है, MECCA, है ना, यानी जहाँ पर हम हज करने जाते हैं। उसके बाद सेकंड है तिरुपति, तो तिरुपति के लिए TRPT दे रखा है इन्होंने, आपको क्या लिखना है IUAI, है ना, TIRUPATI, ये बन जाएगी स्पेलिंग तिरुपति। उसके बाद थर्ड है हरिद्वार, हरिद्वार के लिए लिखिए आप AIWR, हरिद्वार HARIDWAR, है ना, हरिद्वार बन जाएगा ये, ठीक है बेटा। तो क्या है आपका अर्बन, टेम्पररी, कॉम्पैक्ट, मक्का, तिरुपति, हरिद्वार, ठीक है। आप उसके बाद डी क्वेश्चन देखिए, डी क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेटलमेंट, वेयर डिड अर्ली मैन बीइंग्स लिव, अर्ली ह्यूमन बीइंग्स लिव। तो इसका आंसर देखने के लिए आइए पेज 112 पर, और साथ साथ 112 पर एक और आंसर है व्हाट इज मास मीडिया, तो इसको भी साथ साथ ही देख लीजिएगा। चलिए दोनों क्वेश्चन साथ में देख लेते हैं। ये देखिए बेटा आपका फर्स्ट आंसर, सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स, अर्ली ह्यूमन बीइंग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स, है ना, तो ये आपका फर्स्ट हो गया, डी का फर्स्ट आंसर, तो इसको टिक कर लीजिए। उसके बाद डी का फिफ्थ देखिए मास मीडिया, तो मास मीडिया आप लिखेंगे मास मीडिया इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट कैन रीच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम, तो ये हो गया आपका डी का फिफ्थ आंसर, ठीक है बेटा। चलिए डी का सेकंड देखते हैं आप, डी का सेकंड है व्हाट आर द चीफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। चीफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है बेटा, हमने तो इसके चार मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़े थे, 4 है ना। चलिए देखिए पेज 113 पर आ जाइए। ये देखिए बेटा देर आर 4 मेन मतलब यानी चीफ, है ना, चीफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नेमली रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज, तो ये हो गया आपका डी का सेकंड आंसर, ठीक है बेटा। डी का थर्ड देखिए, डी का थर्ड है बेटा मेंशन एनी 2 मेरिट्स ऑफ रोडवेज, यानी रोडवेज के आपको कोई 2 फायदे बताने हैं, मेरिट्स बताने हैं, और ये भी दूसरा वाला भी देख लीजिए साथ साथ। फोर्थ, नेम द लॉन्गेस्ट रेलवेज इन द वर्ल्ड विच कॉन्टिनेंट्स इट कनेक्ट, तो कह रहे हैं कि आपको लॉन्गेस्ट रेलवेज के नाम बताने हैं और कौन से कॉन्टिनेंट्स को वो कनेक्ट करते हैं वो भी बताना है, ठीक है। तो दोनों ही आंसर पेज 114 पर है, आ जाइए जरा। डी का थर्ड आंसर देखिए बेटा द एडवांटेजेस आर एज फॉलोज, ये लिखेंगे आप, ठीक है। पहले हेडिंग मतलब एक तरीके से आंसर जब स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट लाइन में ये लिखेंगे, उसके बाद ये तीनों एडवांटेजेस लिख देंगे, छोटे छोटे सही है ना, तीनों लिख दिएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद डी का फोर्थ देखिए, ये स्टार्ट करेंगे यहाँ से आप, देयर आर मैनी इंटरकॉन्टिनेंटल रेलवेज कनेक्टिंग वन एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट टू द अदर, अ फ्यू ऑफ देम आर, तो यहाँ से लेकर ये पूरे तीनों पॉइंट्स लिख देंगे वैनकूवर टू मॉन्ट्रियल तक, ठीक है। ये हो गया आपका डी का फोर्थ आंसर, ठीक है बेटा। डी का फिफ्थ मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में ही। अब देखते हैं हम क्वेश्चन ई। क्वेश्चन ई देखिए, क्वेश्चन ई के अंदर है क्लासिफाई सेटलमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस बाय द एक्टिविटीज ऑफ द इनहैबिटेंट्स, ठीक है। तो इनहैबिटेंट्स की जो एक्टिविटीज है यानी जो काम करते हैं उसके आधार पर जो क्या है बेटा सेटलमेंट से उनको क्या कहा गया है, मैंने आपको बताया था रूरल एंड अर्बन कहा गया है ना। तो देखिए इसका आंसर पेज 113 पर, देखिए इसके अंदर यहाँ लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस बाय मोस्ट ऑफ द इनहैबिटेंट्स द सेटलमेंट मे बी रूरल और अर्बन, ठीक है। ये लिखेंगे आप, फिर रूरल के बारे में बताएंगे और अर्बन के बारे में बताएंगे, यानी यहाँ से ऑन द बेसिस से लेकर सेटलमेंट तक आपका पूरा आंसर है ई का फर्स्ट, ठीक है बेटा। देखिए ई का सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए राइट अबाउट द मेन ओशन रूट्स, तो मेन ओशन रूट्स के बारे में बताना है, और साथ साथ थर्ड भी देख लीजिए बेटा राइट इन ब्रीफ अबाउट द एयरवेज एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो एयरवेज के बारे में आपको बताना है। दोनों ही आंसर पेज 115 पर है, आ जाइए जरा पेज 115 पर। ये देखिए बेटा यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से आप, सम ऑफ द बिजिएस्ट ओशन सुपर हाईवेज आर, मतलब तरीके से हेडिंग हो जाएगी ये। उसके बाद आपको इन तीनों के बारे में लिखना है पूरा, ठीक है। ट्रेड इज द हाईएस्ट तक लिखेंगे, ये हो गया आपका ई का सेकंड आंसर, ठीक है, सम से लेकर के हाईएस्ट तक। उसके बाद देखिए ई का थर्ड आंसर देखने के लिए आ जाइए एयर ट्रांसपोर्ट पर, तो उसको स्टार्ट करेंगे आप, एयर ट्रांसपोर्ट इज स्पीडी, यानी जिसकी जगह पर आपको क्या लिखना है, एयर ट्रांसपोर्ट इज स्पीडी बट एक्सपेंसिव, यहाँ से लेकर के रोम एटसेट्रा यहाँ तक लिखना है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका ई का थर्ड आंसर, ठीक है बेटा, ध्यान से लिखिएगा क्योंकि लॉन्ग आंसर है इसलिए थोड़ा लॉन्ग बैठ रहा है यहाँ करके, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन आपको जो है होमवर्क है आपका, इसके अंदर आपको मोबाइल टेलीफोन और इंटरनेट के बारे में लिखना है ना। तो ये आपको खुद लिखना है, नेट से सर्च करके लिखिएगा 50-50 वर्ड्स दोनों के बारे में, ठीक है। ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं लिखना है, मुश्किल से 4-5 लाइन्स में आ जाना चाहिए ना, 50 वर्ड्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो आई होप कि समझ आएगा आपको चैप्टर। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।